So today's chapter is sources of energy, and this is chapter 14 of class 10th. And in this chapter we will study basically two things. The first one is called the conventional source of energy, and the another is called alternative or non-conventional sources of energy. अब ये conventional source of energy क्या होते हैं और non-conventional क्या होते हैं? Conventional means जो easily available हैं, जो we know कि yes ये तो होता ही है, like fossil fuels, like thermal power plants, hydropower plants, biomass, wind energy. So these all are called conventional. They are very conventional चीज़, सबको मालूम है. Now the alternative or non-conventional जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, और the alternate to these type of sources like solar energy. Now it is becoming more conventional. You can say energy from sea में भी बहुत ताकत होती है उससे, like tidal energy, wave energy, ocean thermal energy, and we also know geothermal energy, and in the end the nuclear energy. So all these are the different type of conventional and non-conventional sources of energy, and in this chapter we will study all these things. So let's start with the first one called the conventional sources of energy. As usual, before we move further, let's see what we have learned in the previous classes. थोड़ा रिमाइंड कर लें कि यस क्या क्या सीखा था. पहली चीज़ तो हमने ये सीखी थी, द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इज कंजर्व्ड. कोई केमिकल प्रोसेस हो या फिजिकल प्रोसेस हो, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ये सीखा था ना हमने. एनर्जी कभी आप ना उसको क्रिएट कर सकते हैं ना उसको ख़त्म कर सकते हैं, बिल्कुल भगवान की तरह है, राइट. बट यदि ऐसा है तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, एंड द क्वेश्चन इज व्हाई एवरीबॉडी, एवरीबॉडी इंक्लूडेड एनी कंट्री, सब कंट्री जो है बोलते हैं एनर्जी की आजकल बड़ी कमी है. द एनर्जी रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग वेरी फास्ट, राइट. बोलते हैं नहीं बोलते हैं. फ्यूल तेज़ी से ख़त्म हो जाए, तेल ख़त्म होने वाला है. 50 साल बाद दुनिया में तेल ही नहीं रहेगा, पेट्रोल ही नहीं रहेगा, तब अपनी गाड़ी कार किससे चलाओगे आप? दैट मीन्स फ्यूल इज़ अ फॉर्म ऑफ एन एनर्जी. अब जब यही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? वेयरएज हमने क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि टोटल एनर्जी फिजिकल हो या केमिकल प्रोसेस हो ऑलवेज कांस्टेंट होती है. वो इसलिए कांस्टेंट होती है बिकॉज एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है. तो ये तो बड़े चकराने देने वाली बात हो गई, ये तो पहेली की तरह हो गया. सो इस पहेली को यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं, दिस रिडल कैन ओनली बी सॉल्व इफ़ यू रिमेंबर यू हैव लर्न समथिंग एल्स ऑल्सो. खाली इस सेंटेंस इतना नहीं पढ़ा था, दैट मीन्स दिस इज द हाफ ट्रूथ. अदरवाइज यदि आपको अदर हाफ नहीं मालूम है तो इट विल क्रिएट स्ट्रेस इन योर माइंड. एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि एनर्जी इज कांस्टेंट, कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, देन हाउ कम एवरीबॉडी इज शाउटिंग. हर देश चिल्ला रहा है कि भैया एनर्जी ख़त्म होने वाली है, फ्यूल्स ख़त्म होने वाले हैं, रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं. वो इसलिए, यदि सेकंड पार्ट आपको याद हो, वो क्या था कि एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म. एनर्जी जो है टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट बट इट कम्स इन डिफरेंट फॉर्म, एंड द अदर पार्ट इज वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म. एक टाइप की एनर्जी को हम दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब यदि टोटल सेंटेंस को आप दोबारा पढ़ो कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स, तब तो ये रिडल सॉल्व हो गई, ये पहली सॉल्व हो गई. यदि फ्यूल ख़त्म होते जा रहे हैं सो फ्यूल इज़ वन टाइप ऑफ एनर्जी. फ्यूल को हमने बर्न करके अपनी कार चलाई तो क्या हुआ? कार चली, दैट मीन्स दैट द काइनेटिक एनर्जी. और आप कहीं गए, राइट, तो फ्यूल हैज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी कार को कहीं ले गई, दैट मीन्स कार एक पोजीशन से दूसरी जगह पहुंच गई. सो एनर्जी हैज़ बीन यूटिलाइज्ड. कार को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाने के लिए, जिसमें आप बैठे हुए थे, आप एक पोजीशन दूसरी पोजीशन ले गए, तो बिना एनर्जी के तो नहीं चली गई, राइट. और कार जब चली तो उसमें बहुत कुछ हुआ, साउंड आई, पॉल्यूशन हुआ, ये हुआ वो हुआ, बहुत कुछ हुआ. म्यूज़िक सुना आपने, गाने सुने, चलाए ना कार में, सुने थे कि सुने थे? रात में चले तो इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ बनाई आपने, उससे लाइट भी प्रोड्यूस की,
दैट मीन्स वन पर्टिकुलर फ्यूल आपने सो मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया और उस एनर्जी को यूज़ किया, पर एज अ यूनिवर्स द टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो यूनिवर्स के लिए तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट थी। अब आपको पहले भगवान ने फ्यूल फॉर्म में दी थी, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया साउंड, म्यूज़िक, ट्रांसपोर्टेशन, चिल्लाने में, तेज चलाने में, कंज्यूम हो गई। बट यदि भगवान की नज़रों से देखोगे स्टिल द एनर्जी इज कांस्टेंट। या ऐसे समझते हैं जैसे आपके पास एक कैंडल है, अब मोमबत्ती दिवाली में आप जलाते हो ना, ओके, दिवाली में आपने मोमबत्ती जलाई, रात भर जली, एंड सुबह जब उठे तो क्या हुआ, 99% ऑफ द मोमबत्ती का कैंडल जो है उसकी जो मोम थी और वैक्स थी, इट इज़ गॉन। कहाँ चली गई वो वैक्स? कन्वर्ट हो गई, दैट इज़ अ मास। वो मास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी के फॉर्म में। किस किस टाइप की एनर्जी? देखो, लाइट फॉर्म में थी, बड़ी सुंदर दिवाली लगी रात में। हीट, आपने उससे चारों तरफ पटाखे भी जलाए, राइट। और क्या हुआ? थोड़ी वैक्स हवा में भी उड़ गई। और क्या हुआ? कुछ आवाज़ भी यदि आप ध्यान से सुनना चाहो तो उसकी आवाज़ को एनलार्ज करके सुन सकते हो, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड ऑल्सो। साउंड इज एनर्जी। सो एक सिंपल सा मास जो कैंडल था उसमें जो टोटल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ लाइट, साउंड, वेपर्स, हीट, है ना, सो मैनी थिंग्स के अंदर। बट यदि आप इस टाइप के एक और एग्जांपल को देखें कि एक आपके पास ऐसा ऑब्जेक्ट है, मान के चलो ये यूनिवर्स है, ठीक है, ये जो स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग अ यूनिवर्स, और उसके अंदर एक सूप रखा हुआ है बाउल के अंदर, काफ़ी हॉट है। यदि ये पूरा यूनिवर्स है या ये जो ऑब्जेक्ट है या ये मैं इसको सिस्टम बोलूँ, इससे एनर्जी ना तो बाहर जा सकती है ना इसके वॉल से कुछ भी एनर्जी अंदर आ सकती है, ऐसे मान के चलते हैं। और यदि ऐसा है तो विल से इस टोटल सिस्टम की एनर्जी विच इंक्लूड्स ये एनवायरनमेंट जिसमें ये एयर है, ये बाउल के अंदर ये सब जो सूप रखा हुआ है, इसके अंदर टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। हो सकता है शुरू में इसका टेम्परेचर में भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, चारों तरफ का एयर का जो अंदर इनसाइड में एयर है उसका टेम्परेचर में से भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, धीरे धीरे इसमें बैलेंस आ जाएगा, इसका टेम्परेचर डाउन जाएगा, एयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एंड दे विल कम इन इक्विलिब्रियम, मीन्स बैलेंस हो गए, दोनों बराबर हो गए। एज अ रिजल्ट ना ये उससे ज़्यादा ठंडा होगा और ना एयर उससे ज़्यादा गर्म होगी। सपोज मान के चलो 50 डिग्री सेंटीग्रेड यूनिफॉर्म हो गया एग्जाम्पल के लिए, दैट मीन्स, और इस बाउंड्री वॉल से ना तो हीट इधर जा रही है, बाहर निकल रही है, ना अंदर आ रही है, दैट मीन्स जिंदगी भर हज़ारों साल बाद भी देखोगे द टेम्परेचर विल रिमेन सेम, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसलिए यदि हमारा यूनिवर्स है टोटलिटी में और मान लो अर्थ वगैरह सब इसके अंदर है, तो ये चीज़ जो है ठंडी हुई, बट चारों तरफ क्या हो गई? गर्मी हो गई। तो इसलिए ये जो पूरा यूनिवर्स है उसकी एनर्जी कांस्टेंट रही। एंड एक और फेमस इक्वेशन आपने पढ़ी थी, E इज इक्वल टू mc², मीन्स एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो जैसे हमने कैंडल क्या थे, इज अ मास, वी हैव कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। पर अभी हमने ये नहीं जान पाए हैं, हम ये जानते हैं कि हम एनर्जी से मास भी बना सकते हैं, अभी हम बना नहीं पाए हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई। बट स्टिल दिस इक्वेशन इज़ ट्रू एंड दिस इक्वेशन इज़ गिवन बाय अ फेमस साइंटिस्ट, यू नो द नेम? यस, यू आर राइट, इट्स आइंस्टाइन, वर्ल्ड का सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। वी स्टार्ट विद द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एंड इसके अंदर पहले एक एक्टिव करते हैं कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते क्या हैं, ये तो समझें। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, एंड द क्वेश्चन इज लाइक दिस कि लिस्ट 4 फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट यू यूज़ फ्रॉम मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप टिल यू रीच द स्कूल। जब आप सुबह उठे और उठने से लेके जब तक आप स्कूल गए तो उसमें हमने कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यूज़ की, या मैं बोलूँ वो कौन कौन सी एक्टिविटी की आपने जिसमें आपने कुछ ना कुछ टाइप की एनर्जी यूज़ की। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम वेयर डू वी गेट दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और जब आप लिस्ट करेंगे तो यू हैव टू राइट कि वो एनर्जी की जो फॉर्म आपने यूज़ की वो आपको मिली कहाँ से। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग। तो आप सुबह सुबह उठते हो, सबसे पहला काम क्या करते हो? यू टेक अ बाथ, नहाते हो तो क्या यूज़ करते हो? यू यूज़ वाटर, और आपके बाथरूम में क्या लगाता है? गीज़र, दैट मीन्स यू यूज़ हॉट वाटर, पानी गर्म पानी से नहाते हो, राइट? फिर उसके बाद क्या करते हो? यू टेक ब्रेकफास्ट,
अब ब्रेकफास्ट आपकी मदर ने हो सकता है एलपीजी गैस है तो आपने एलपीजी का यूज़ किया हो, उससे खाना बनाओ, या किसी के घर में चूल्हा हो तो चूल्हे पे खाना बनाओ। एंड देन अब तैयार होने के बाद क्या करते हो, यू गो टू स्कूल। तो कुछ बच्चे कार से जाते हैं, स्कूल बस से जाते हैं, या कुछ बच्चे जो है साइकिल से आते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटी नॉर्मली कोई भी बच्चा सुबह उठने के बाद करता है, राइट। तो इसमें आपको लिखना है कि एक्टिविटी तो लिखनी, वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन कौन सी इसमें आपने यूज़ की। तो नहाने में आपने क्या यूज़ किया, यू यूज़ हॉट वाटर। तो आपने यहाँ पे की द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यू कैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से गीज़र चला, उसने पानी को हॉट किया है, हीटिंग की, इसलिए आपको हॉट वाटर मिला। सेम वे में आपकी मदर ने खाना बनाया, सो शी यूज़ आइदर एलपीजी या वुड। सो दीज आर व्हाट, दीज आर केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिमिलरली आप स्कूल गए, बस से गए या कार से गए, तो कार में क्या डाला, पेट्रोल, दैट मीन्स इट्स वन फॉर्म ऑफ अ केमिकल एनर्जी। वेयर एज आप साइकिल चला के गए, ठीक है, सो व्हाट यू यूज़ योर मस्कुलर एनर्जी। So these are the different forms of energy which you have used for doing the different activity since morning till you reach the school, right? Okay. Now the question is, can we call these source of energy? इन सबको हम source of energy बोल सकते हैं, and why not? ये why and why not इनको हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। आप इसका आंसर करेक्ट तभी दे सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ वन टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, और या इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स क्या था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एन एनर्जी, बट वॉज द सोर्स फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बता सकते हो, आप बता सकते हो, यू कैन टेल लाइक एलपीजी आपने यूज़ की तो उसका सोर्स क्या था। एलपीजी इज ए लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस आपने यूज़ की, बट व्हाट वाज द सोर्स। यू कैन आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस इफ़ यू नो कि डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। दे सकते हो आंसर, तब आप राइट आंसर दे पाओगे। अभी भी आप दे पाओगे, बट मैनी थिंग्स विच might be you are not aware of. Now consider the various option we have when we choose a fuel for cooking a food. जैसे हम ये खाना बना रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक एलपीजी यूज़ कर ली, लकड़ी यूज़ कर ली, है ना, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। तो व्हाट आर दोज ऑप्शंस, हम लोग क्या ध्यान रखते हैं खाना बनाते समय, कौन सा फ्यूल यूज़ करना है, एलपीजी करना है कि लकड़ी यूज़ करनी है या कुछ और यूज़ करना है या कंडे यूज़ करने हैं। तो यूएच हाउ मच हीट डज इट रिलीज ऑन बर्निंग। तो जो हम खाना बना रहे हैं उस खाना बनाने के लिए जो भी हम फ्यूल यूज़ करेंगे तो उसमें कितनी हीट होगी। पता लगा हमने सिंपल सी कोई ऐसी चीज़ जलाई जिससे ज़्यादा हीट ही जनरेट नहीं होती, तो वो भी फ्यूल हमारे लिए ठीक नहीं है। और क्या हम ध्यान रखते हैं, डज़ इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक, क्या वो धुआं ज़्यादा करता है कि नहीं करता है। ज़्यादा धुआं करेगा तब भी बनाने में प्रॉब्लम, सिर्फ धुआं ही धुआं कर रहा है, जल नहीं रहा है प्रॉपरली। यू ऑल्सो कंसिडर इज़ इट ईजीली अवेलेबल, क्या वो चीज़ आपके पास बहुत आराम से अवेलेबल है। लकड़ी है तो अवेलेबल है, आज की डेट में लकड़ी मिलना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ, पहले तो बहुत पेड़ होते थे, आजकल कम हो गए, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। सो दीज आर द सर्टेन क्वेश्चंस विच यू कीप इन माइंड वाइल यू कंसीडर और यू चूज़ अ फूल फॉर कुकिंग अ फूड। आपकी इकोनॉमिक वैल्यू कैसी है, इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स आप लकड़ी खरीद सकते हो कि गैस खरीद सकते हो, एलपीजी कॉस्ट इज़ वेरी हाई, राइट। सो ऑल दोज थिंग्स डिफाइंड, और ultimately your decision is based on all those things, you can say that way. There is one important another thing is, what are the criteria you would consider when trying to categorize something as a good fuel। किसी चीज़ को, फ्यूल को आप अच्छा फ्यूल बोलोगे या ख़राब फ्यूल बोलोगे, what are those criteria। So there are few criteria like which would do you a large amount of work per unit volume or mass, मीन्स मैंने थोड़ा सा यूज़ किया, काम बहुत ज़्यादा हो गया, है कि नहीं। तो मीन्स कितने लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम या मास से। पहले तो मैं देखूँगा कम से कम एलपीजी से, जरा सी एलपीजी का सिलेंडर होता है पूरे महीने भर चलता है। वेयर एज यदि आप वुड लोगे तो आपको एक कमरा भर के एक वुड यूज़ आती है एक महीने के अंदर। दैट मीन्स इतनी सारा कमरे भर के मैं एक जो वुड जला रहा हूँ, लकड़ी जला रहा हूँ, उसके रेस्पेक्ट में एक छोटा सा एलपीजी का सिलेंडर इज़ अ बेटर ऑप्शन, तो वो आप चूज़ करना चाहोगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। बी इजीली असेसिबल, क्या वो असेसिबल इजीली है, एलपीजी इजीली असेसिबल है, आज की डेट में मिल जाती है कंपेयर टू वुड। बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखो, क्या मैं उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ या घर में कहीं रख सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ।
यू कैन डू दैट। मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आप एक छोटे से एलपीजी सिलेंडर में रख सकते हो। आपने 2 सिलेंडर या 3 सिलेंडर घर में रखे हुए हैं, दैट मीन्स फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स योर फ्यूल इज़ अवेलेबल। आपको खाने की बनाने की चिंता नहीं रहेगी। पर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम, बी इकोनॉमिकल। क्या वो इकोनॉमिकल है? मीन्स जो मैं रुपीज़ में कॉस्ट दे रहा हूँ, पे कर रहा हूँ, उसके रेस्पेक्ट में जो मुझे अमाउंट ऑफ फ्यूल या उतनी कैलोरीज मिल रही हैं, इज़ इट सफिशिएंट? तो ये दीज आर द सर्टेन थिंग्स विच विल डिफाइन वेदर द जो एनर्जी मैं ले रहा हूँ, जिस फ्यूल से ले रहा हूँ, इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉट। यही क्वेश्चंस है, और भी कुछ होंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करती है और विच फोर्स यू टू चूज पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ फ्यूल और सोर्स ऑफ एनर्जी। दैट इज योर चॉइस वुड बी डिफरेंट इफ़ यू लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। यदि आप जंगल में रह रहे हैं तो आप चाह के भी एलपीजी यूज मुश्किल ही कर पाएंगे, बिकॉज ईजीली अवेलेबल थिंग्स आर वुड, लकड़ी अवेलेबल है, आप लकड़ी जला के अपना काम करना चाहेंगे। सेम वे में if in the forest you are living, there is no road, so you will prefer bicycle or walking as compared to car, right? यह है कि नहीं? तो these are the condition or the situation which are forcing you to select particular type of source of energy. Same way में if you are living in a mountain village or a small island, जहाँ पहुँचना ही बहुत मुश्किल हो, तो your resources of energy will be entirely different as compared to if you are living in a metro city like Delhi, है कि नहीं? और यदि मैं कहूँ कि आप दिल्ली में ही रह रहे हैं, बट स्टिल योर रिसोर्सेज विल बी डिफरेंट। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ टाइम। सपोज मेट्रो सिटी दिल्ली में आज की जगह आप 5 सेंचुरीज बिफोर रह रहे होते, तो आपके रिसोर्सेज और रिसोर्सेज फॉर एनर्जी विल बी एंटायरली डिफरेंट। मे बी वो भी हो सकता था कि आप दिल्ली में उस समय चूल्हा ही जला रहे होते, नॉट एलपीजी, बिकॉज इट वॉज नॉट अवेलेबल। यू माइट बी यूजिंग बुलेट कार्ट, नॉट कार्स, राइट? You might not be using cycles because not available. You might be using horses. So depending on the time, depending on the situation, depending on the location, depending on the availability, depending on the ease of availability, depending on the cost, ये सारी चीज़ें, the sources of energy, selection of sources of energy, it varies. कह सकते हैं? So हाउ आर द फैक्टर्स डिफरेंट इन ईच केस? वो क्या फैक्टर हैं जो मेरे को डिफाइन करते हैं कि मैं कौन सी एनर्जी यूज़ की हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस? और भी कुछ हैं? यस, देयर आर फ्यू। वो होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। दैट मीन्स 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं एनर्जी के। वन इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल, अनदर इज़ कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कितना कन्वेंशनल सोर्सेज अवेलेबल है आपके पास और कितना नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज अवेलेबल है। अभी कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स रीड अबाउट देम सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए कि कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन या कोई भी कंट्री कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करती है, ज़्यादा यूज़ करती है, कम यूज़ करती है और क्यों करती है, और ये रिसोर्सेज होते क्या हैं। ठीक है? ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड द फर्स्ट वन इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स वो लकड़ी जिसको हमारे दादा परदादा या प्री हिस्टोरिकल ह्यूमन बींग्स ने भी यूज़ किया। आग जलाई तो सबसे पहले किस चीज़ को जलाया, लकड़ी को। एंड दिस इज़ व्हाट लकड़ी इज़ अवेलेबल और इट्स कॉल्ड अ फ्यूसल फ्यूल। और यही लकड़ी जो हुआ ना, बहुत बार क्या हुआ, सो वी हैव भूकंप, वी हैव डिफरेंट नेचुरल कैलामिटीज़, एज अ रिज़ल्ट बहुत सारे पेड़ पौधे ज़मीन में दब गए। एंड दबने से क्या हुआ, these are the organic materials and ये organic material finally convert हुए fossil fuels में, means like coal, कोयला बन गए, oil, कुछ oil में convert हो गए, oil से हमने निकाला, filter किया, we found out kerosene, kerosene को और filter किया, we got propane and the natural gas. So these are the few important fossil fuels. ये तो आपको मालूम है। तो ये वो fossil fuels जो fossils की वजह से हमें मिले। और फॉसिल्स क्या चीज़ होती है, वो पेड़ पौधे, लिविंग थिंग्स, डायनासोर्स जो कि किसी कैलेमिटी की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से ज़मीन में दब गए। एंड दबने से क्या हुआ, वो दे कन्वर्टेड आइदर इनटू कोल और ऑयल और गैस। क्लियर? वेरी गुड। सो द फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि एक ही बार दबे, एक ही बार वो डायनासोर दबे और पेड़ जंगल दब गए, अब बार बार तो नहीं दब रहे, राइट?
So इसका rate of conversion of wood or the animals or the organism or the bacteria to the coal or oil or fossil fuels is very slow process, or it is not happening every day. So we say this is not non renewable. इसको आप बार बार पैदा नहीं कर सकते. जितना रिसोर्सेज अभी अर्थ में है उतना ही है, जितना कोयला है उतना ही है, जितना ऑयल है उतना ही है. इसलिए कहा जाता है ना 2050 तक पूरी दुनिया में ऑयल ख़त्म हो जाएगा. क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि देर इज़ अ लिमिटेड रिजर्व्स, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल, यू कैन नॉट रिन्यू इट. दीज फ्यूल्स वर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. हज़ारों लाखों साल लग गए, एक दिन में नहीं बनता है. दे आर ओनली लिमिटेड रिवर्स. एक लिमिट से ज़्यादा है नहीं हमारी दुनिया में. हाँ, कहीं यदि हमको मिले नहीं अभी तक, हमने सर्च नहीं कर पाए, ठीक है, जहाँ तक ह्यूमन नहीं पहुँच पाया, माइट बी दोज आर स्टिल देयर, बट स्टिल रिजर्व तो लिमिटेड ही है ना. सेम वे में वी नीड टू कंजर्व दैम. तो यदि हमको ऑयल को, कोल को, केरोसिन या प्रोपेन गैस को यूज़ करना है तो सोच समझ के यूज़ करना है, ऐसे नहीं बस अंधाधुंध यूज़ करते जा रहे. तो वी हैव टू कंजर्व दैम. सो दिस इज़ अ वर्ड वी से, हमको इनको कंजर्व करना है सो दैट हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे और बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, वो भी इस कोल को या ऑयल को यूज़ कर पाएँ. अदरवाइज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ वंस गॉन इज़ गॉन, बिकॉज दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. तो हमको अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जीज को आइडेंटिफाई करना होगा. जब हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जीज की बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. दीज आर ऑल फॉसिल फ्यूल्स. हम बात कर रहे हैं बेसिकली हाइड्रो, न्यूक्लियर और विंड एनर्जी, इनकी हम बात कर रहे हैं. और क्यों हम कर रहे हैं इसकी बात? क्योंकि आज की डेट में, प्रेजेंट सिचुएशन में हम देखें, यदि टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स ले लें, उनका कंट्रीब्यूशन देखें, दुनिया में कौन कितना यूज़ कर रहा है इकोनॉमी के अंदर, किसी भी कंट्री का देखें ये वर्ल्ड वाइड, तो इन द वर्ल्ड वी आर यूजिंग अराउंड से 60% इज कोल, द रेड पार्ट. देन द ग्रीन पार्ट इज द पेट्रोलियम, इट इज़ अराउंड 20%. तो 60 + 20 हाउ मच इज़ अराउंड से 70 और 80%. तो अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% इज़ व्हाट? फॉसिल फ्यूल. ये दोनों फ्यूल ही हो गए. द स्मॉल पोर्शन, दिस येलो, ब्लू एंड दिस येलो, दिस इज द स्मॉल पोर्शन जिसमें पानी का जो एनर्जी है, दैट मीन्स हाइड्रो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन इज मोर कंपेयर टू न्यूक्लियर. जरा सा है, विंड तो बहुत ही कम है. सो अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दुनिया में आज की डेट में बहुत कम है. सो द टोटल वर्ल्ड इज़ रन बाय व्हाट? इज़ रन बाय फॉसिल फ्यूल्स. तो फॉसिल फ्यूल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए. इनको इसलिए कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है. सोच समझ के हमको यूज़ करना चाहिए, वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके लॉट ऑफ एडवांटेज भी है. वी नो, इजीली अवेलेबल हैं, सस्ते होते हैं, हर जगह मिल जाते हैं. पूरी दुनिया में नेटवर्क बहुत अच्छा है. रिमोट से रिमोट एरिया में चले जाओगे, यू विल फाइंड वुड, यू विल फाइंड कोल, यू विल फाइंड ऑयल, यू विल फाइंड केरोसिन. हाँ, होता है कि नहीं होता है? बट इनके डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं, क्योंकि ये मास में यूज़ हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर. द वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इज एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन बहुत करते हैं. लकड़ी जलाओ, कोयला जलाओ, तेल जलाओ, धुआं निकलता है. लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन इज देयर. और एयर पोल्यूशन के अंदर बेसिकली क्या होते हैं? बर्न्ट कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, जिनको कॉक्स, सॉक्स या नॉक्स बोलते हैं. कॉक्स, सॉक्स और नॉक्स के बारे में हमने वैसे 9th क्लास में पढ़ा था. क्या पढ़ा था? कि x जो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू. सपोज x की वैल्यू यदि 1 है तो क्या बन गया फॉर्मूला? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. यदि ये 2 हो गया तो क्या बन गया? CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड. सेम वे में SO मीन्स SO2, 2 हो गया यदि SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड. या नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, N2O2 होता है और N2O5 होता है. तो x की वैल्यू इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू. तो वो जो ऑक्साइड्स हैं, जब भी कोई चीज़ बर्न होती है, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स में यही होता है. और जब ये बर्न होता है तो डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन जनरेट होते हैं, विच पॉल्यूट्स द एयर. और इस पॉल्यूशन से होता क्या है? ये सब ना ऑक्साइड जो हैं एसिडिक ऑक्साइड हैं. और एसिडिक ऑक्साइड में जब पानी मिलता है, इट फॉर्म्स एसिडिक रेन. और जो एसिडिक रेन है, जब रेन मीन्स बारिश, जब ऊपर से गिरेगी तो किस पे गिरेगी? ज़मीन पर गिरेगी. एंड आफ्टर दैट इट वेंट टू व्हाट? नाले, नदी नालों में जाएगी. दैट मिक्स विद वाटर. सो इट अफेक्ट्स बोथ अवर वाटर एंड सॉइल रिसोर्सेज. सो दीज आर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज. उसको भी ये डैमेज करता है. तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. एंड CO2 बीइंग अ ग्रीन हाउस गैस, इसका यदि जनरेशन ज़्यादा होगा तो इन टोटलिटी जो अदर ग्रीन हाउस गैसेज हैं तो उसके बीच में बैलेंस बिगड़ेगा.
सो इट अफेक्ट्स द ग्रीन हाउस इन टोटलिटी। ग्रीन हाउस में यदि इफेक्ट पड़ता है तो क्या होता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो हमारे सीजन्स हैं उनमें वेरिएशंस होते हैं। कहीं ज़्यादा बारिश होती है, कहीं ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, कहीं गर्मी ज़्यादा होती है, मतलब देर इज़ अ वेरिएशंस, क्योंकि देर इज़ अ डिस्टर्बेंस। क्यों डिस्टर्बेंस हुआ? ग्रीन हाउस गैसेस की जो रेशो थी वो चेंज हो गई। तो इन सब चीज़ का सोल्यूशन क्या है? एयर फॉसिल्स फ्यूल्स हमें यूज़ भी करना है, क्योंकि एज ऑफ नाउ अराउंड 80% हम यूज़ भी कर रहे हैं। तो कैसे यूज़ करें? एंड द ओनली सोल्यूशन इज़ इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कंबशन प्रोसेस। जब हम इनको बर्न करते हैं, जैसे ये लकड़ी जल रही है, इसकी इफ़िशियंसी इसको इम्प्रूव करना है। इफ़िशियंसी मतलब फ्यूल के टर्म में आप ऐसे समझें कि एक बाइक यदि 1 लीटर के अंदर 30 किलोमीटर पास में चलती थी, तो आजकल की जो लेटेस्ट बाइक हैं दे आर गिविंग एज हाई एज 100 किलोमीटर इन अ लीटर। दैट मीन्स की एवरेज इंप्रूव हो गई। एवरेज मतलब द एफिशिएंसी ऑफ द पेट्रोल यूज बाय बाइक 1 लीटर में अभी 100 किलोमीटर जाएगी, जबकि पहले कितनी आती थी? 30 किलोमीटर। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। सेम वे में यदि हम प्रोपेन गैस जो घर में एलपीजी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उस गैस की इफ़िशियंसी मीन्स चूल्हा का डिज़ाइन हम ऐसे करें स्टोव का कि उसमें कम गैस में हम ज़्यादा खाना बना सकें। सेम वे में जो गांव में आपने देखे होंगे चूल्हे के अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए हैं लोगों ने ओवर द ईयर्स कि थोड़ी लकड़ी से भी उसमें वेस्टेज कम होगा। मीन्स वट एवर हीट इज़ जनरेटेड 100% इज़ यूटिलाइज्ड, तो आपका कम लकड़ी में ज़्यादा खाना बन जाएगा। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द एफिशिएंसी। ओके, दिस इज़ द सोल्यूशन। तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने का क्या तरीके होते हैं, इसको लेट्स डू विद एन एक्टिविटी। सो एक्टिविटी इस तरीके से है कि आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ टेनिस बॉल। एक टेनिस की बॉल ले लो, मेक 3 स्लिट्स इनटू इट, उसमें 3 कट लगाओ। देन पुट सेमी सर्कुलर फिन्स मतलब जैसे आपने चिड़िया के पंख देखे हैं, बस उसी तरीके फिन्स काटो। राइट, किससे काटने? मेटल शीट के लो और इन तीनों को कहाँ पुट कर दो? ये जो आपने टेनिस बॉल में 3 स्लिट्स लगाए हैं उसमें लगा दो। फिर क्या करो, उस टेनिस बॉल के अंदर एक ना पिन को थ्रू एंड थ्रू पार कर दो, विच वर्क्स लाइक एन एक्सेल। तो इसको फोटोग्राफ से दिखना है, जब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो ये हमारी टेनिस बॉल है, उसमें हमने स्लिट काट के 3 फिन्स को घुसा दिया, मतलब इट्स लुक लाइक अ टर्बाइन, या ऐसे करके आपकी वो जो होती है ना चरकरी, जिसको हवा में घुमाते हैं, आप लेके भागते हो वो घूमती है, बस वही है। तो ये उसके 3 फिन्स हैं और ये इस पॉइंट पर दिस इज़ एन एक्सल। इसको यदि मैं ऐसे धक्का मारूंगा, इट कैन रोटेट इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, मीन्स इट इज़ फ्री टू रोटेट। तो आपने ऐसे बना लिया। फिर आपको क्या करना है, एक कुकर लेना है, प्रेशर कुकर, और उसमें थोड़ा पानी भरना है और उसको गर्म करना है। अब ये प्रेशर कुकर हमारा क्या हुआ है कि एलपीजी सिलेंडर गैस पे रखा हुआ है या चूल्हे पे रखा हुआ है और ये गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, तो इसको गर्म होने दो। इन पैरेलल ये जो हमारी टेनिस बॉल है, इसका ये जो घूम रहा है, इसको कनेक्ट कर दो विद अ साइकिल डायनोमो। साइकिल में एक डायनोमो लगा होता है विच कन्वर्ट्स, उसको यदि रोटेट करते हैं तो इट्स कन्वर्ट रोटेशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली एक स्मॉल इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। तो हमने इसको क्या किया, ये जो रोटेट हो रहा है, जब ये रोटेट हो रहा है, रोटेशन को इस डायनोमो से कनेक्ट किया। दैट मीन्स जब ये रोटेट करेगा तो डायनोमो का ये एक्सल रोटेट होगा, ये एक्सिस रोटेट होगा, तो डायनोमो से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब इसमें हो रही है कि नहीं हो रही है, तो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इस डायनोमो को कनेक्ट अ बल्ब इन सीरीज, इससे एक बल्ब भी कनेक्ट कर दो। तो हमने उससे बल्ब कनेक्ट कर दिया। अब यदि मैं टेनिस बॉल को घुमाऊंगा तो डायनोमो घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो मेरा बल्ब क्या होना चाहिए, ग्लो करना चाहिए। पर अभी तक इसको कौन घुमाएगा टेनिस बॉल को? तो हमारा क्या है, हम क्या किए हैं, हमने प्रेशर कुकर में पानी डाला हुआ है, पहले से हीटिंग चल रही थी। दैट मीन्स नाउ द प्रेशर इज़ इंक्रीजिंग। तो जो इसमें जो वाटर है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टीम। तो इसकी जो टॉप में जहाँ से सीटी होती है वहाँ पे एक पाइप कनेक्ट करो एंड डायरेक्ट दिस जेट ऑफ वाटर और स्टीम प्रोड्यूस इन द प्रेशर कुकर टूवर्ड्स द फिन। इस पर कनेक्ट कर दो। तो ऐसे करके इस पर कनेक्ट कर दिया। तो ये थोड़ा गर्म रहेगा, इसलिए ध्यान रखना है। तो आपने क्या किया, वाटर को एक स्टोव पे रखा, कुकर के अंदर डाल के उसको गर्म किया, उसने वाटर कन्वर्टेड इन स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम है, इसको आपने डायरेक्ट कर दिया इस फिन पे। और आपकी ये जो फिन है किस तरीके का, इट कैन रोटेट, तो ये इस पर रोटेट होना चाहिए। सो व्हाट विल हैपन, क्या ये रोटेट करेगा, नहीं करेगा? यस, इट विल रोटेट।
जब ये रोटेट करना स्टार्ट होगा तो डायनो में रोटेट होगा, डायनो में रोटेट होगा तो आपका क्या होगा, बल्ब विल ग्लो। दैट मीन्स तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी आपने हीट दी फॉर्म ऑफ एलपीजी गैस और चूल्हा आपने रखा, लकड़ी वाला चूल्हा, तो वन टाइप ऑफ फ्यूल यू हैव यूज्ड, उसको आपने पानी को गर्म किया, वाटर इज़ कन्वर्टेड टू स्टीम, स्टीम में प्रेशर जनरेट हुआ, उस प्रेशर से ये हमारा जो छोटा सा टरबाइन है वो रोटेट करने लगा। टरबाइन के एक्सेल को हमने डायनो में से कंट्रोल किया, डायनो में रोटेट हुआ तो इसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, एज अ रिजल्ट हमारा बल्ब जलने लगा। सो हमको घर में अपनी लाइट चाहिए तो हमने कौन सा फ्यूल यूज़ किया, वन टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल यूज़ किया, एंड नाउ वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, राइट। यही हमने किया। इसी चीज़ को ना बड़े स्केल पे किया जाता है, एग्जैक्टली सेम थिंग। दैट मीन्स यहाँ बोल सकते हैं ये जो मेरा टरबाइन है देखने में क्या होता है, इट लुक्स लाइक दिस, इसको हम बॉयलर बोल देते हैं। जो ये हीटिंग हो रहा होता है, जहाँ पे हम पानी को उबाल के स्टीम बना रहे होते हैं, दैट इज़ अ बॉयलर। जो ये रोटेट हो रहा होता है उसको बोलते हैं टरबाइन। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है देखने में। बेसिकली बहुत सारी फिन्स हैं, एक फिन नहीं है, बहुत ही सारी फिन्स हैं, सो दैट स्टीम आती है, ये रोटेट हो रहा है, ओके। और इसके साथ ही ना क्या होता है, इसका जो ये एक्सेल है जिसके ऊपर ये रोटेट कर रहा है उसको डायनो में से डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। तो कैसे कनेक्ट करते हैं, जो डायनो में क्या हुआ है, मैंने क्या बताया था, इट्स अ इलेक्ट्रिक जनरेटर। प्रैक्टिकली क्या होता है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। मीन स्टीम आई, ये हमारा टरबाइन है, एक तरफ से स्टीम आई, टरबाइन को रोटेट किया, इसका शाफ्ट कनेक्टेड है जनरेटर से जिसको हम डायनो बोल रहे थे। जनरेटर इज़ बिगर थिंग दैन द डायनो, उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और ये जो वायर है उसको ट्रांसमिशन के थ्रू आपके घर तक आ गया। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाई था कैसे हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है एंड हाउ जनरेटर वर्क्स। क्लियर हो गया, वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ कि ट्रांसमिशन लाइन, ये जो वायर्स घर तक आते हैं उनको ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। वो कहाँ तक आती हैं, सब स्टेशन तक। सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर होते हैं, ये हाई वोल्टेज जनरेट करता है, उसको क्या करते हैं हम लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर से आपके हाउस के मीटर तक क्या होता है, एंड देन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी आपके घर में लगे वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी आ गई। सो दिस इज़ द सीक्वेंस हाउ फ्रॉम अ बॉयलर मीन्स जहाँ पे हमने फॉसिल फ्यूल को यूज़ किया, अल्टीमेटली यू आर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज़ वन वे ऑफ कन्वर्टिंग फॉसिल फ्यूल इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यदि मैं अपने घर में ना इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह मैं सुबह नहाने के लिए मैंने अपना पानी गर्म किया थ्रू अ गीज़र, तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया, गीज़र को ऑन किया, 2 मिनट के अंदर पानी गर्म हो गया एंड आई टेक माई बाथ। आप देखेंगे द कन्वर्जन और या हीटिंग ऑफ वाटर इन अ गीज़र इज़ मच फास्टर, बहुत फास्ट होती है, उसमें कोई लॉस ऑफ हीट नहीं हो रहा होता है, बस इलेक्ट्रिसिटी अंदर जा रही है, अंदर कॉइल है, उसने पानी को गर्म कर दिया, राइट। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी से पानी गर्म कर लिया। वेयर एज उतना ही पानी से 20 लीटर वाटर का मेरा गीज़र है, 20 लीटर वाटर को मेरे को गर्म करने के लिए यदि मैं एलपीजी गैस यूज़ करता या मैं लकड़ी यूज़ करता, बोथ आर फॉसिल फ्यूल्स, तो मुझे उसको गर्म करने में पहली बात बहुत ज़्यादा टाइम लगता। सेकंड थिंग कि मेरे को बहुत सारा जो है ना एलपीजी गैस यूज़ करनी पड़ती या कोयला या लकड़ी, फॉसिल फ्यूल्स में ऐसे बोलूँ ज़्यादा यूज़ करना पड़ता, एंड विच इज़ नॉट एन एफिशिएंट वे। मीन्स हो सकता है मुझे 2 kg से कोल यूज़ करना पड़ता टू हीट अप 20 लीटर ऑफ वाटर सो दैट मैं नहा सकूँ। वेयर एज मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी जो बनाई विद द सपोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल ओनली, पर उससे मैंने बड़ी जल्दी फास्ट पानी गर्म कर लिया, तो मेरी इफ़िशियंसी ना इम्प्रूव हो गई। अब कैसे इम्प्रूव हो गई, वो इस तरीके से इम्प्रूव हो गई, जब हम बॉयलर के अंदर जब कोयले को यूज़ करते हैं, कोल मीन्स फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं, सो द कंट्रोल्स आर वेरी वेरी गुड। आज की डेट में द टेक्नोलॉजी इज़ सो एडवांस कि हम जरा सा कोयला बर्न करके वी जनरेट लॉट ऑफ स्टीम, एंड एक बार स्टीम बन गई तो इलेक्ट्रिसिटी बनाना इज़ वेरी ईजी। सो टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट होते गए, एफिशिएंसी इम्प्रूव होती गई। मीन्स मैं आधे kg कोयले से, पता लगा पहले मैंने क्या बोला था, 2 kg से मैंने 20 लीटर्स वाटर गर्म किया। अब हो सकता है कि जब मैं सेम 2 kg कोल यूज़ करूँगा इन बॉयलर टू जनरेट स्टीम इनडायरेक्टली टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, मैं पता लगा हो सकता है कि मैं 100 ग्राम में ही उतना हीट जनरेट कर ले रहा हूँ, या मीन्स उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ले रहा हूँ जिससे 20 लीटर्स ऑफ मेरा वाटर गर्म हो जाए। दैट मीन्स द एफिशिएंसी हैज़ गॉन मल्टीपल टाइम्स। सेम चीज़ को लार्ज स्केल पे जब किया जाता है अंडर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स एंड विद
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो हमारी इफ़िशियंसी इम्प्रूव होती है। तो ओवर द ईयर्स ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, फॉसिल फ्यूल्स को इफ़िशियंसी इम्प्रूव करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़, नई नई चीज़ें डेवलप की। जैसे कि फर्स्ट वन वी कॉल इट थर्मल पावर प्लांट, वो पावर प्लांट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब थर्मल मीन्स क्या हुआ, हीट, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, प्लांट मीन्स प्लांट, इंडस्ट्री। वो प्लांट, वो इंडस्ट्री जहाँ बिजली बनती है विद द सपोर्ट ऑफ थर्मल मीन्स हीट एनर्जी से। देखने में कैसे लगते हैं, देखने में ये कुछ ऐसे लगते हैं, जहाँ पे क्या होता है, वी हैव कोल एज अ फॉसिल फ्यूल, कोयला यूज़ होता है। कोयले को क्या करते हैं, हम क्रश करते हैं, ये माइन से आता है, उसको हम क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद हम उसको बॉयलर में बर्न करते हैं। तो कोयले को ऐसे डालते हैं, वो बर्न होता है अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। हाँ, जब आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में करते हो तो कम कोल से आप हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, और चारों तरफ से बंद होता है तो हीट लॉसेस भी नहीं होते। उस हीट से हम क्या करते हैं, उसके अंदर बहुत सारी कॉइल होती हैं, उसके अंदर पानी भरा होता है, उस पानी को हम गर्म करते हैं। अब देखो ये कॉइल में पानी आ रहा है और ऐसे घूम के जा रहा है, पहले नीला मीन्स ठंडा पानी है और धीरे धीरे वो गर्म हो जाता है, इट कन्वर्टेड इनटू स्टीम, और वो स्टीम को लाते हैं, उससे हम क्या रोटेट करते हैं, टरबाइन, जो अभी आपने टेनिस बॉल को टर्न किया था, तो ऐसे ही टरबाइन होता है। टरबाइन किससे जनरेट होता है, जनरेटर से कनेक्टेड होता है। जनरेटर घूमता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, विच गोज टू सब स्टेशन, जहाँ ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर से पावर लाइन में जाता है और फिर वो आपके घर तक आ जाता है। यहाँ तक तो पार्ट क्लियर है, ये ऊपर वाला। अब ये नीचे वाला क्या है, क्योंकि जब ये स्टीम इसको घुमाती है, जब इसको रोटेट करती है, तो स्टीम को हम बाहर नहीं निकालते हैं, हम क्या करते हैं, उस स्टीम को नीचे लाते हैं एक कंडेंसर के अंदर। हम क्या करते हैं, इमीडिएटली उस स्टीम को ठंडा करते हैं, सो दैट जो पीछे की स्टीम आ रही होती है, और जैसे ही ये ठंडा होता है तो से 200 मीटर क्यूब ऑफ स्टीम आ रही है, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, उसको यदि मैं ठंडा करूँगा, हो सकता है आधा लीटर ही पानी बने। तो क्या हुआ कि हमने स्टीम को एंट्री करने के लिए यदि मैं निकालूंगा नहीं तो अंदर स्टीम आएगी नहीं, प्रेशर डेवलप ही नहीं होगा। मतलब ये इसका प्रेशर तो है ज़्यादा, पर यहाँ से निकालूंगा नहीं तो क्या होगा, एक बार टरबाइन घूमेगा ही नहीं। एज अ रिजल्ट क्या करते हैं, इस पानी को हम ठंडा करते हैं। कैसे ठंडा करते हैं, इसको भी एक हीट एक्सचेंजर बोला जाता है, या कंडेंसर बोलो, उसमें कूलिंग टावर से ठंडा पानी इसमें स्प्रे करते हैं। जैसे ही ठंडा पानी स्प्रे करते हैं तो गर्म पानी क्या होता है, जो स्टीम आ रही होती है एकदम ठंडी होती है। जैसे ही वो ठंडी होती है, दैट मीन्स द इनकमिंग स्टीम को रास्ता मिल गया, क्योंकि जो गैस फॉर्म में स्टीम होती है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होती है उसका वॉल्यूम कम होता है। एज अ रिज़ल्ट ये साइकिल हमारी चलती रहती है। फिर ये ठंडा होता है, इस ठंडे पानी को फिर हम मूव करा देते हैं यहाँ पे, फिर ये गर्म होता है। दैट मीन्स ये मेरा पानी ना तो वेस्ट हो रहा, वो पानी लिक्विड हुआ, लिक्विड से स्टीम हुआ, स्टीम से टरबाइन रोटेट हुआ, फिर वो स्टीम कन्वर्ट कंडेंस हुई वाटर फॉर्म में, और ये आ गया। और ये इसको स्टीम को ठंडा करने में जो मेरा बाहर से पानी आ रहा है, दिस द सेपरेट वाटर, जो इस ट्यूब्स के बाहर चल रहा है, वो भी गर्म होता है। उसको कैसे ठंडा करते हैं, ऐसे बड़े बड़े कूलिंग टावर्स होते हैं। अब यदि आपने एक्चुअल में देखो, मैं इस कूलिंग टावर को देखो, ये है कूलिंग टावर। पहले ये लकड़ी के होते थे, आजकल ये सीमेंट के होते हैं, ऐसा डिज़ाइन होता है, बड़े बड़े कूलिंग टावर। और ये जब हॉट वाटर को क्या ऊपर से स्प्रे करते हैं, वो जब नीचे गिरता है, और बड़े बड़े फ़ैन होते हैं, उनसे जब फ़ैन क्या करते हैं, चारों तरफ से हवा लेते हैं, या नीचे से हवा लेते हैं, तो हवा ऐसे ऊपर जा रही होती है, गर्म पानी नीचे गिर रहा होता है, तो गिरने में क्या होता है, वो हवा उसकी गर्मी को लेके बाहर निकल जाती है। सो लॉट ऑफ वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टीम यहाँ पे भी, बट उतना ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। पर स्टिल जो पानी ऊपर से गर्म पानी जब नीचे आया वो ठंडा हो गया, और उस ठंडे वाटर को फिर हम इसमें लाते हैं कंडेंसर में। सो दैट इज़ वाई दीज कूलिंग टावर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, और ये जितने बड़े होते हैं उससे क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग। यदि मेरा ये पानी जितना अच्छे से कूल होगा, मैं उतनी जल्दी स्टीम को कंडेंस करूँगा, तो मेरे ओवरऑल पावर प्लांट की एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहेगी। क्लियर है। सो दीज आर कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट। और ये सब चीज़ का कंट्रोल, कितना कोयला गिरना है, कितना टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, कितना टरबाइन की स्पीड होनी है, क्या फ्रीक्वेंसी जनरेट होनी है, एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय कंप्यूटर्स। एज अ रिज़ल्ट हमारी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाती है। और अब इस इलेक्ट्रिसिटी को कोई पढ़ा लिखा आदमी हो, नहीं हो, कोई भी हो, इलेक्ट्रिसिटी क्या, बल्ब आपने ऑन किया, उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी जितना डिज़ाइनर ने बनाया होगा। उससे डिपेंड नहीं करता है कि आप गांव में यूज़ कर रहे हो या शहर में यूज़ कर रहे हो। दैट मीन्स द एफिशिएंसी इज़ एवरीवेयर सेम, राइट। सो दिस इज़ राइट वन वे ऑफ इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। तो यदि मैं थर्मल पावर प्लांट क्या बोलते हैं, द टर्म थर्मल पावर प्लांट इज यूज सिंस फ्यूल इज बर्न इन प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी। थर्मल मीन्स हीट, फ्यूल को हमने बर्न किया, उससे हीट प्रोड्यूस की, इसलिए इस टाइप के प्लांट को क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट।
यदि हम इंडिया की बात करें तो मोर देन 65% ऑफ इंडियाज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी कम्स फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट। जहाँ पे हम कोयले को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे देश की टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 65% जो है थर्मल पावर प्लांट से आता है, जहाँ पे हम कोयले को बर्न कर रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फॉसिल फ्यूल। तो अब आपको समझ में आया कि हम फॉसिल फ्यूल इतना ज़्यादा कहाँ यूज़ करते हैं। तो मैक्सिमम कोयला कहाँ जाता है? बॉयलर्स में। किन के बॉयलर में? थर्मल पावर प्लांट के बॉयलर्स में। 85 ऑफ द कंट्रीज थर्मल पावर जनरेशन बीइंग कोल बेस्ड। 85% ऑफ कंट्रीज थर्मल पावर जनरेशन बीइंग कोल बेस्ड। अब ये हीट प्रोड्यूस करना है, कोयले से हीट प्रोड्यूस करूँ या कोयले के अलावा और भी कोई चीज़ हो सकती है ना जिसको मैं बर्न करके हीट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। सो जो 65% हीट प्रोड्यूस हो रही है, पहली बात तो थर्मल पावर प्लांट है जहाँ पे हम हीट प्रोड्यूस करके किसी चीज़ को बर्न करके बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। जो मैं बर्न कर रहा हूँ उसका 85% इस कोयला, कोल बेस्ड है, वो कोयला यूज़ कर रहे हैं। बहुतों में हम लकड़ी भी बर्न करते हैं, राइट। बहुतों में हम राइस हस्क भी बर्न करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बर्न करके आप स्टीम जनरेट कर सकते हैं। अब यदि हम इंडिया के बड़े बड़े पावर प्लांट्स, कोल बेस्ड पावर प्लांट की बात करें, थर्मल पावर प्लांट की बात करें, तो विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट जो मध्य प्रदेश में है इज़ द बिगेस्ट वन। उसकी कितनी पावर है? 4760 मेगावाट, करीब करीब 5000 मेगावाट का है ये। इज़ वेरी बिग, इज़ द बिगेस्ट वन इन इंडिया। सेकेंड वन है मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन, गुजरात में है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 4620 मेगावाट। अनदर वन इज मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, ये भी गुजरात में है। उसकी कैपेसिटी कितनी है? 4000 मेगावाट। एंड द फोर्थ वन इज सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, वो भी एमपी में है। उसकी कैपेसिटी कितनी है? 3960 मेगावाट। तो इन टोटलिटी करीब 5000 के आसपास इज़ द बिगेस्ट वन वी हैव इन इंडिया। ऐसे तो बहुत सारे पावर प्लांट हैं, बट दीज आर द टॉप 4 थर्मल पावर प्लांट्स विच आर बेसिकली कोल बेस्ड, जो बिजली बना रहे हैं। कैसे? कोयले से स्टीम बनाई, स्टीम से टरबाइन घुमाया, टरबाइन ने जनरेटर घुमाया, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। कभी मौका मिले तो देख के आना। और भी कोई तरीके होते हैं efficient way of generation electricity. Yes, there are many. The another is called hydro power plant. Hydro power plant में means hydro means पानी, power means electricity plant, वो plant जहाँ पर बिजली बनती है किससे? with the use of water, hydro. अब हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि हमारे बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं हम नदियों पे, राइट। और नदियों पे जब डैम बनाते हैं तो पीछे क्या होता है? पानी आके इकट्ठा होता है, दैट इज़ कॉल्ड रिजर्वायर। भर लिया टैंक में पानी, उस पानी को क्या करते हैं? टनल होती है, अंदर अंदर टनल बनाते हैं, पाइप्स के होते हैं, सॉलिड पाइप्स या फिर सीमेंट के पाइप्स। इस पाइप से क्या है? पानी आता है और ऐसे घूम घूम के आता है, और यहाँ पे एक टरबाइन होता है। जैसे हम स्टीम से टरबाइन को घुमा रहे थे प्रीवियस केस के अंदर, यहाँ पे क्या करना है? लिक्विड वाटर से ही इस टरबाइन को पुश करेंगे। तो पानी की जो एनर्जी है, दिस द एनर्जी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, जो पानी आ रहा है बड़े प्रेशर से, वो क्या करता है? टरबाइन को रोटेट करता है, और ये पानी को वापस कहाँ छोड़ देते हैं? नदी में। तो मीन्स ये नदी का फ्लो को हमने रोका, एक डैम बनाया, पानी का हाइट बढ़ गया, उसमें एनर्जी आ गई, ताकत आ गई, उस वाटर की एनर्जी को यूज़ किया, उससे हमने टरबाइन को घुमाया, टरबाइन घुमा तो ऊपर जनरेटर है, जनरेटर घुमा तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, एंड दैट इज कनेक्टेड टू पावर लाइन और ट्रांसमिशन लाइन, एंड दिस इज व्हाट दिस कन्फिगरेशन इज कॉल्ड हाइड्रो पावर प्लांट. Since the water in the reservoir would be refilled each time it rains, hydropower is a renewable source of energy. तो इसको भी renewable source of energy बोलते हैं, जबकि fossil fuels जो होते हैं नॉन रिन्यूएबल होते हैं. यहाँ पे हर बार बारिश होगी, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, तो जैसे जैसे पानी को हम कंज्यूम करते जाएंगे पानी कम होता जाएगा. इसलिए बहुत बार क्या होता है, यदि जब बारिश नहीं होती है तो धीरे धीरे फिर एक लेवल पर आने के बाद पावर प्लांट्स को बंद कर दिया जाता है. अदरवाइज यदि रेगुलर रेन है और हमारा ये लेवल मेंटेन है रिजर्वायर के अंदर, वी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. सो इसके कुछ लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज भी हैं हाइड्रो प्लांट बनाने के. हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान दोनों हैं, राइट. सो क्या है वो? द डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इन लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस, प्रेफरेबली इन द हिली टेरियंस. मतलब ऐसा नहीं है जहाँ नदी में आपने डैम बना दिया. डैम ज़्यादातर वहाँ बनाते हैं जहाँ पे हिली एरिया होता है पहला. क्यों? फ़ायदा क्या है? दोनों तरफ यदि हिल है
तो डैम बनाना इजी होता है, सो दैट आपके रिजर्वायर में पानी आप ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं, पहली चीज़। और ऐसे प्लेसेस हर जगह नहीं है, ऐसी तो नहीं है हज़ारों नदियाँ हमारे देश में। तो क्या दूसरा डिसएडवांटेज है, लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेशंस आर टू बी सेक्रीफाइस एज दे गेट समर्ज्ड। जब आप डैम बनाएंगे पानी बढ़ेगा, पीछे डैम में चारों तरफ जो आसपास के गांव होंगे, एग्रीकल्चर लैंड होगा, सब डूब जाएगा पानी में। ये इसका एक सबसे मेजर एक क्या बोलते हैं डिसएडवांटेज है। अनदर एक डिसएडवांटेज क्या है, लार्ज इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉयड व्हेन समर्ज अंडर द वाटर इन डैम। जब डैम बन गया, पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया, तो पीछे का बहुत बड़ा इकोसिस्टम मतलब ज़मीन हुई, पेड़ पौधे हुए, चिड़िया हुई, जानवर हुए, सब समर्ज हो गए। जब सब डैमेज हो गए, फिर उसको आप दोबारा रिकवर नहीं कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप ये डैम को तोड़ दें और फिर वाटर को फिर फ्री फ्लो होने दें रिवर के अंदर। द वेजिटेशन विच इज submerged rots under anaerobic condition and give rise to large amounts of methane which is also a greenhouse gas। तो जो भी डैम बनाते समय जितने पेड़ पौधे डूब गए पानी में और डूबने से वो सड़ने से क्या हुआ, मीथेन गैस बनी। ये वही गैस होती है जो आप देखोगे सिटीज़ के आउटस्कर्ट्स में बड़े बड़े ना डंप यार्ड होते हैं, जहाँ पे पूरे सिटी का गार्बेज आके डाला जाता है, डंप किया जाता है। वहाँ एक बड़ी अजीब सी बदबू सी निकलती रहती है और बहुत बार आप देखो उसमें आग और धुआं निकलता रहता है। क्यों? कौन सी गैस होती है वो? मीथेन गैस, विच इज़ ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। एक मीथेन हमारे एनवायरनमेंट में एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा क्या होगी तो क्या होगा, इट इम्पैक्ट्स द ग्रीन हाउस। सिंपल है, रेशो वेरी करेगी तो हमारे सारे सीजन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस पीपल। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है एक, जितने बड़े डैम बनते हैं उतना ज़्यादा एरिया पानी के अंदर आता है, उतने गांव शहर उसमें डूब जाते हैं, तो आपको उनको रिहेबिलिटेट करना होगा, उनको दूसरी जगह बसाना होगा लोगों को। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप बचपन से आपके दादा परदादा जिस गांव में रहते हुए आए और आपने किसी ने डैम बना दिया, डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनी, दैट इज़ गुड पार्ट। उससे एक और फ़ायदा भी होता है, फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत जगह नहर बना के कुछ लोगों के पानी दे सकते हैं, सूखे एरिया में पानी पहुंचा सकते हैं। बट जिनके घर डूबे, जिनके खेत डूबे, उनको रिहेबिलिटेट करना इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल के लिए टेहरी डैम ऑन द गंगा रिवर। जब ये टेहरी डैम गंगा रिवर पे बनाया गया पहाड़ों में हिमालय के अंदर, इसका बहुत विरोध हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड, बहुत सारे गांव उसके अंदर डूब गए। लोगों ने बोला जितना इससे बिजली नहीं बनेगी, जितना इससे फ़ायदा नहीं होगा, उससे ज़्यादा नुकसान बाकी चीज़ों का होगा। बट इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ रिक्वायरमेंट, क्योंकि शहरों में बिजली चाहिए, लोगों ने वहाँ डैम बना दिए। अनदर इज सरदार सरोवर और नर्मदा डैम। दीज आर द फ्यू बिगर वंस जिसका बहुत विरोध हुआ। मेघा पाटकर आप जानते होंगे, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। लोग बहुत बहुत दिन तक पानी में खड़े रहे कि नहीं, हम अपने घर को डूबने नहीं देंगे, पर अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल नहीं हुए एंड द डैम्स वर मेड। बट यदि हम देखें कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ एंड वी रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एनर्जी, तो हाइड्रो पावर प्लांट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। एंड एज अ रिज़ल्ट जब हमने डैम्स बनाए तो उनको बोला गया द न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, और उनको इतना सम्मान दिया गया कि आप 100 रुपीज़ के नोट पे देखें तो यू विल फाइंड द डैम की फ़ोटो मिलेगी ओल्ड नोट्स में। यहाँ तक कि जैसे भाखड़ा नागौर डैम बना था, इंडिया का सबसे ऊंचा डैम, उसके लिए तो स्टैम्प्स भी बनाई गई जो आप देख सकते हैं। मतलब ये उनको रेस्पेक्ट देने के लिए दिया गया। जैसे हम अपने मंदिरों को देते हैं, तो हमने बोला नए भारत के ये मंदिर हैं, क्योंकि मंदिर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनसे लाखों लोगों को पानी मिला, देश में फसलें हुई, हरित क्रांति हुई, एंड एज अ रिज़ल्ट सब लोगों को फूड मिला, राइट। और यदि हम इंडिया के टॉप 5 सच डैम्स को देखें जिनसे हम क्या बनाते हैं, हाइड्रो पावर बनाते हैं, मीन्स बिजली बनाते हैं, पानी से हम बिजली बनाते हैं, तो उनमें देखेंगे द नंबर 1 इज़ टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी है 2400 मेगावाट। द अनदर इज कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, उसकी कैपेसिटी है 960 मेगावाट। द थर्ड वन इज सी साइलैम हाइड्रो पावर प्लांट, उसकी कैपेसिटी है 1670 मेगावाट। द फोर्थ इज नथपा जक्री हाइड्रो पावर प्लांट 1500 megawatt, and the Sardar Sarovar hydroelectric project is capacity is 1450 megawatt. So compared to fossil fuels,
हाइड्रो पावर प्लांट की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, बट स्टिल दीज आर द टॉप 5 वन। एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में बिजली के अलावा मेन पर्पस क्या होता है, पानी का यूसेज और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द ड्राई लैंड्स, दैट इज़ द मेन पर्पस, राइट। बट स्टिल हाइड्रो पावर में पानी में क्योंकि ताकत होती है, उस ताकत से हमने व्हाट वी हैव डन इज वी हैव जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस टाइप ऑफ हाइड्रो पावर इज कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज हर रेन में डैम भर जाते हैं। सो अभी तक हमने क्या देखा, हमने टरबाइन को घुमाया, बिजली बनाई, एक बार हमने कोयले को जलाया, दैट मीन्स थर्मल पावर प्लांट। इस बार हमने टरबाइन को किससे घुमाया, पानी से घुमाया, दैट इज़ हाइड्रो पावर प्लांट। बट ओवर द ईयर्स टेक्नोलॉजी ने काफ़ी सारे एडवांसमेंट किए हैं, एंड वी यूज़ अदर टाइप ऑफ फ्यूल्स आल्सो सो दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें, एंड दैट इज़ अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड बायोमास। बायो मीन्स जो हमारे डे टू डे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। बहुत सारे जंगल हैं, हम बहुत सारी फसलें उगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉर्न, कॉफ़ी, राइस रेसिड्यू, लाइक राइस और वीट हस्क, भूसा बोलते हैं ना जिसको, तो उसको होता है, उसको जला के भी हम बिजली बना सकते हैं। ऑलिव पिट्स, ऑलिव ऑयल जो निकलता है उसके जो पिट्स होते हैं उसका भी मतलब भूसा टाइप का बन जाता है, उसको भी जला के बना सकते हैं। नट शेल्स, बहुत तरह के नट शेल्स होते हैं, उनमें से आप नट्स को जो काम की चीज़ें निकाल लेते हैं, जो बाकी बचा, जो स्क्रैप बचा, उसको भी बर्न करके आप यू कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। लाइक को आपके नट शेल में ये होता है अखरोट, अखरोट का बीज का हिस्सा तो आपने खा लिया, तो वट एवर इज़ रिमेनिंग, इसको इफ़ यू बर्न इट्स अ बायोमास बाय विच यू कैन जनरेट लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और यू कैन प्रोड्यूस हीट। जैसे वाइन बनती है, शराब बनाते हैं, तो अंगूर यूज़ होते हैं, तो उनकी जो प्रूनिंग वेस्ट बचता है उसको भी वी कैन यूज़ एज अ बायोमास। काउ डंक, जो हम चूल्हे में कंडे यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करके भी वी प्रोड्यूस लॉट ऑफ एनर्जी। बगैस, जैसे ईंख होती है, ईंख से जब जूस निकाल लेते हैं, गन्ने से जब जूस निकाल लेते हैं, वट एवर इज़ द रिमेनिंग पार्ट, उसको भी हम बर्न करके वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो दीज आर ऑल बायोमास। और भी बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारी झाड़ियाँ जो बेकार हो गई हैं, दोज आर ऑल बेसिकली व्हाट दे वी कॉल देम बायोमास। मीन्स वो मास जिसको बर्न करके जो हमारे अर्थ में अवेलेबल है, जो पेड़ पौधे, जो भी चीज़ें हैं, फ्रूट्स निकल रहे हैं, उन जिनका भी वेस्ट बचा उसको बर्न करके वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो बायोमास इज़ अ टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन विच ऑर्गेनिक मैटर इज़ यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स। इट इज़ वन टाइप ऑफ रिन्यूएबल, क्योंकि ये बार बार फसलें लगेंगी, बार बार पेड़ पौधे होंगे, तो ये कंटिन्यूस साइकिल है। इट इज़ नॉट वन टाइम कि एक बार प्रोड्यूस हुआ फिर नहीं मिलेगा, तो ये हमेशा मिलता रहेगा। सो इट्स अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस ऑर्गेनिक मैटर इज ओरिजिनेटेड इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस, आइदर स्पॉन्टेनियस और प्रोवोक्ड। कुछ झाड़ियाँ अपने आप होती हैं, कुछ हम लगाते हैं प्रॉपर वे में, ये भी एक है। बायोमास एनर्जी अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम द सन। बेसिकली बायोमास की जो एनर्जी कहाँ है, पेड़ पौधे क्यों हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही है, तभी तो ये पेड़ बड़े हो रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वी से द एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन। Through photosynthesis, the plant kingdom absorbs and stores part of the solar energy that reaches the earth. That is why we are saying it is coming from sun. The plant cells use solar radiation to form organic substance from a simple substances and CO2 present in the air. जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, एज अ रिजल्ट दे स्टोर दैट एनर्जी, अल्टीमेटली जिसको हम बायोमास बोलते हैं, और इसको बर्न करके वी कैन प्रोड्यूस लॉट ऑफ एनर्जी। एंड ये बायोमास हम कहाँ बर्न करते हैं, हम बर्न करते हैं पावर प्लांट्स में, सो दैट वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज इन प्लेस ऑफ कोल, व्हाट वी आर सेइंग कि वी कैन यूज़ बायोमास टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब बायोमास में जैसे ये काऊ डंक है, एक और भी तरीका होता है कि आप इसको बर्न ना करके कुछ और एक प्रोसेस की जाती है, सो दैट you produce still electricity but in a different way. And what is that way? That way is called biogas plant. Biogas plant means आपने गोबर को लिया, उसकी स्लरी बनाई, उस स्लरी को एक पिट में डाला। दिस इज़ द डिज़ाइन ऑफ अ बायोगैस प्लांट, वेयर जब आप स्लरी को मिक्स करते हैं, किसकी स्लरी, काऊ डंक और वाटर मिक्स किया, दैट इज़ कॉल्ड स्लरी, और वो स्लरी इस टैंक के अंदर आई जिसमें कि स्टील टैंक लगा हुआ है, राइट। और जब वो यहाँ पे आके इकट्ठी होती जाती है, सो अ रिएक्शन स्टार्ट्स। वो कैसे रिएक्शन होता है, एनोब्रिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन डिकम्पोज और ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ द काऊ डंक स्लरी। काऊ डंक की जो स्लरी है
उसके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनको वो तोड़ना शुरू करता है। कौन शुरू करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो ये फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन है, बिल्कुल चारों तरफ से देखो बंद है, कहीं से ऑक्सीजन आ नहीं सकती। तो यहाँ पे वो एनॉर्बिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एनॉर्बिक मीन जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ना हो, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो काउ डंग को ब्रेक करना शुरू करते हैं। एज अ रिजल्ट आफ्टर फ्यू डेज इट जनरेट गैसेस लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो 3-4 तरह की गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे टैंक में ऊपर वाले पोर्शन में इकट्ठा होना शुरू होती हैं। एंड द मेन गैस इज मीथेन। थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड होती है, थोड़ी बहुत हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हुई? जो हम सल्फर डालते हैं, खाद डालते हैं, उसमें सल्फर होता है, तो वो भी आ जाता है काउ डंग में। तो वही सारी चीज़ें हैं। अब ये गैस जनरेट होना स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे इकट्ठी हो रही है। अभी हमारी ये वॉल्व बंद है, तो यहाँ प्रेशर बनना शुरू हो रहा है, राइट। नाउ द बायोगैस इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल एज इट कंटेन्स अप टू 75% मीथेन। जो मैंने ये चारों गैस निकली उसमें हाईएस्ट परसेंटेज किसकी होती है? मीथेन की, है। इट इज़ एज हाई एज 75%। एंड मीथेन इज़ अ वेरी गुड एक्सीलेंट फ्यूल। इसको आप जलाओगे तो बिल्कुल लाइक एलपीजी बर्न होता है। इट बर्न्स विदाउट स्मोक लाइक एलपीजी, लीव्स नो रेसिड्यू लाइक ऐश इन वुड, चारकोल और कोल बर्निंग। कुछ भी चीज़ जैसे एलपीजी बर्न होती है एग्जैक्टली वैसी बर्न होती है। इट्स हीटिंग कैपेसिटी हाई। हीटिंग कैपेसिटी इज़ हाई मीन्स 1 kg या 1 लीटर ऑफ मीथेन से आप जितनी हीट जनरेट करेंगे या किसी चीज़ को आप गर्म करेंगे, वो जो है हो सकता है आप बहुत सारा काउ डंग लें या बहुत सारे अदर बायोमासेस लें, उससे उतना नहीं होगा। पर मीथेन इस मीन्स कहने का मतलब ये हुआ इसकी कैलोरिक वैल्यू इज़ वेरी वेरी हाई। जरा सा मीथेन से आप बहुत सारी चीज़ें गवर्न कर सकता हूँ। लाइक एलपीजी इज़ अ गुड फ्यूल, एग्जैक्टली सेम वे में मीथेन इज़ अ वेरी गुड, और या बायोगैस बोलेंगे उसको। द स्लरी लेफ्ट बिहाइंड इज रिमूव पीरियडिकली एंड यूज एज एन एक्सीलेंट मैन्योर रिच इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो जो काउ डंग के बाद जो गैस तो निकल गई, जो बचा उधर को साइड से निकालते रहते हैं, वो एक खाद का काम करता है और बहुत बढ़िया खाद होता है। यदि आप गोबर को डायरेक्टली खेत में डाल दो तो आप नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें कीड़े जनरेट हो जाते हैं एंड वो कीड़े क्या करेंगे आपके फसल को भी खा जाएंगे। इसलिए आपने ना गांव वगैरह में देखा होगा, गांव के आउटस्कर्ट्स में बड़े बड़े गहरे गड्ढे होते हैं और उन गड्ढों के अंदर हम काउ डंग को डालते रहते हैं एंड धीरे धीरे उनके अंदर बेसिकली अगेन द सेम रिएक्शन स्टार्ट्स। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ वो टैंक ऊपर से ओपन होते हैं तो मीथेन और जो भी गैस निकल रही होती हैं वो ऊपर हवा में चली जाती हैं एंड वट एवर रिमेन्स इज़ बेसिकली इज़ वट मैन्योर। पर वो प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है, राइट, और हमको खाद मिल जाता है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ जनरेटिंग मैन्योर, बट दिस इज़ अ फास्टर वे एंड अ बेटर वे, जहाँ पे हमको खाद के साथ साथ क्या मिल रहा है? वी आर गेटिंग अ गैस विच इज़ वेरी गुड और एक्सीलेंट फ्यूल वी कैन से। तो बायोमास गैस प्लांट ये भी एक वन फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गई। इस गैस से ना इसके लैंप्स भी आते हैं जिनसे आप गैस लैंप्स बोलते हैं, बायोगैस लैंप्स। उनको आप जलाएंगे उनसे लाइट भी जनरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स आप एक बार को एलपीजी से लैंप नहीं जलाते हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट इज़ वेरी हाई, वेयर एज बायोगैस उसकी जो कॉस्ट होती है जनरेशन कॉस्ट इज़ वेरी मिनिमम। तो आप क्या है उससे आप लाइट भी जला सकते हैं। आप बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, सो इट इज़ एन एक्सीलेंट वे ऑफ जनरेटिंग लाइट। आपके यहाँ बिजली हो ना हो, पर इससे आजकल तो कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है। यू कैन यूज़ दिस गैस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? आप एक जनरेटर को चलाते हैं, जो बायोगैस बेस्ड जनरेटर्स होते हैं उनमें इंजन लगा होता है, राइट, so you can produce electricity also. Very good. Now the another form of conventional energy is called wind energy, and basically in wind energy we use the kinetic energy of the wind to do the work, and such type of thing is called a windmill, जिसके अंदर कुछ ऐसे blades होते हैं जो हवा आती है तो ये rotate होते हैं। and if you go to the country called Denmark, तो वहाँ पे आपको n नंबर ऑफ विंड मिल्स मिलेंगे। एंड डेनमार्क इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स। विंड्स मीन्स विंड मिल्स। ये तो पुराने टाइप की विंड मिल है, राइट। इस विंड मिल से क्या करते थे? नॉर्मली पहले आटा पीसते थे या पानी निकालते थे, पंप्स लगाते थे पंपिंग के लिए। आज की डेट में जो विंड मिल्स होते हैं दे लुक स्लाइटली मॉडर्न और काफ़ी बड़ी होती हैं। कंक्रीट के स्ट्रक्चर की जगह मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है एंड एक डिसर्टेड एरिया जहाँ पे विंड की स्पीड इज़ वेरी हाई वहाँ पे लगाई जाती हैं। जैसे हमारे देश के अंदर कहाँ है, ज़्यादातर आप जाएंगे रेगिस्तान में, जैसलमेर, अजमेर, उस साइड के एरिया में जाएंगे,
बॉर्डर एरिया में, रेगिस्तान के अंदर। सिमिलरली इफ़ यू गो टू द सी बीच या सी में काफ़ी अंदर देखेंगे द स्पीड ऑफ द विंड इज़ वेरी हाई, तो वहाँ पे भी ऐसी विंड मिल्स लगाई जाती हैं। एंड जब विंड मिल्स को एक स्टैंडर्ड पैटर्न में एक फिक्स डिस्टेंस पे लगाया जाता है, सच टाइप ऑफ फार्म्स आर कॉल्ड विंड एनर्जी फार्म्स। तो ये भी एक खेत की तरह है जहाँ पे हमने किसकी खेती कर रहे हैं, एक तरह से बोला जाए विंड मिल्स की खेती कर रहे हैं, या हम विंड मिल्स लगा रहे हैं, राइट। जैसा मैंने आपको बताया विंड मिल्स क्या होती हैं, पंपिंग ऑफ वाटर के लिए काम यूज़ करते हैं। आज की डेट में डेनमार्क में जितनी भी पुरानी विंड मिल्स हैं, मोस्टली दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, पंपिंग द वाटर, क्योंकि उनका जो सी लेवल से उनका जो लेवल है कंट्री का वो नीचे है, तो उनके देश में हल्की सी बारिश हुई डूबने का खतरा रहता है, इसलिए वो क्या करते हैं कंटिन्यूसली पंप करते हैं पानी को और रिवर से वापस समुद्र में भेजते रहते हैं। फॉर दैट दे यूज़ विंड मिल्स। रनिंग ऑफ फ्लोर मिल्स, पुराने ज़माने में आटा चक्की भी इसी से चलाई जाती थी। आजकल तो यू हैव मोटर इलेक्ट्रिसिटी, सो नॉट रिक्वायर्ड। एंड नाउ डेज मोस्ट ऑफ द विंड मिल्स जितनी भी सी में लगती हैं या बड़े बड़े फार्म्स बनते हैं विंड एनर्जी फार्म्स, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और विंड मिल्स को चलाने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी हैं आज की डेट में, तो विंड की मिनिमम स्पीड जो है शुड बी ग्रेटर देन 15 किलोमीटर पर आवर। मीन्स उन्हीं एरिया में लगाने हैं जहाँ पे काफ़ी विंड की स्पीड हाई हो, नियर द सी, इनसाइड द सी, और बैरन लैंड्स स्पेशली इन डेजर्ट्स। और आप देखेंगे कि 1 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यदि आपको जनरेट करनी है, द फार्म नीड्स अबाउट 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो 2 हेक्टेयर मीन्स कितना, 1 हेक्टेयर मीन्स क्या था, 100 मीटर बाय 100, तो 2 हेक्टेयर क्या हो गया, 100 मीटर बाय 200 मीटर। उतना उसमें आप ये लगाएंगे तो एटलीस्ट 3-4 तो लग ही जाएंगे। सो यू रिक्वायर सो मेनी विंड मिल्स टू जनरेट 1 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फार्म इज़ क्वाइट हाई, मीन्स विंड मिल की एक विंड मिल की कॉस्ट इज़ वेरी वेरी हाई, तो इट्स अ कॉस्टली अफेयर। पहले तो इसलिए ना जो यूरोपियन कंट्रीज़ लगाते थे, आज की डेट में बिकॉज इट इज़ जनरेटिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई है, सो इट जनरेट मोर एनर्जी, तो अब तो इंडिया में भी ये बनने लगी है। एंड हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस, नॉट ओनली द इनिशियल कॉस्ट, द मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ वेरी हाई, मीन्स वियर एंड टियर होता रहता है, उसको रिपेयर करो, कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम आ गई तो इसमें करना पड़ता है। यदि आप विंड मिल में देखेंगे ना, तो ये जो तो इसके तो ये ब्लेड्स हो गए, ब्लेड्स के पीछे एक टरबाइन होता है। हाउ इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस। तो ये इसके 3 ब्लेड हो गए, उसका ये जो शाफ्ट है कनेक्टेड टू और गियरबॉक्स। गियरबॉक्स क्या करता है, विंड मिल घूमती है धीरे धीरे, उससे गियरबॉक्स घूमता है। गियरबॉक्स क्या करता है कि इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर देता है। एज अ स्पीड इंक्रीज़ करने के दिस इज़ द जनरेटर, और ये जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और इसके जो वायर्स हैं इसके सेंटर में से होके कहाँ जाते हैं, जिस भी नियरेस्ट सब स्टेशन में, और वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आपके घर में पावर आ जाती है। सो दिस इज़ हाउ द विंड टर्बाइन क्रॉस सेक्शन, मतलब हमने क्रॉस सेक्शन मीन्स हमने उसको कट करके आपको दिखाया, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ अ विंड टर्बाइन। तो ये विंड का एक टर्बाइन है, विंड मिल टोटलिटी में इसको विंड मिल बोलते हैं। क्लियर, वेरी गुड। So in this way we have covered the conventional sources of energy. Now let's come to the second part of the chapter called alternate or non-conventional sources of energy. ये sources of energy हमारे 4 तरह के होते हैं, solar, sea, geothermal and nuclear. So let's start with the first one called solar energy. Solar means sun. तो sun से मिलने वाली energy is called solar energy because sun में बहुत सारी energy generate होती है, 24 घंटे वहाँ पे कुछ ना कुछ जलता रहता है, एंड एज अ रिजल्ट लॉट ऑफ हीट इज़ कमिंग और लॉट ऑफ एनर्जी इज़ कमिंग। हीट इज़ एन एनर्जी, ओके। अब ये सारी की सारी एनर्जी ना, इट इज़ नॉट रीचिंग टू द अर्थ डायरेक्टली, बिकॉज इन बिटवीन अर्थ एंड सन वी हैव अर्थ एटमॉस्फेयर, और ये अर्थ एटमॉस्फेयर इट वर्क्स लाइक अ मिरर। तो यदि मैं पर मीटर स्क्वायर पे देखूँ, यहाँ से मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो गई। पर यदि मैं पर मीटर स्क्वायर पे एनर्जी देखूँ, 1 मीटर 1 मीटर बाय 1 मीटर पे यदि मैं उसको कैलकुलेट करूँ, इट इज़ अराउंड 1.4 किलो जूल्स पर सेकेंड पर मीटर होता है। मीन्स 1 मीटर स्क्वायर पे 1 सेकेंड के अंदर 1.4 किलो जूल्स एनर्जी आ रही होती है सन से। या किलो जूल्स को जूल्स पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, वॉट। तो वी कैन राइट अप्रॉक्सीमेटली 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर, इतनी एनर्जी सन से आ रही होती है। पर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली 90% ऑफ द एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक, कहाँ, इनटू द यूनिवर्स, बैक चला दी, सोलर सिस्टम में बाकी से चली गई। द ओनली 10% इज रीचिंग टू द अर्थ।
और ये जो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है, इसी को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सोलर कांस्टेंट। मीन्स दिस मच अमाउंट ऑफ कांस्टेंट एनर्जी वी आर गेटिंग 24 आवर्स अ डे। और इसकी कितनी परसेंट पहुंच रही है, हार्डली 10%। पर ये 10% इज 24 आवर्स में, क्योंकि सन तो चारों तरफ है, अर्थ बस रोटेट कर रही है। दैट मीन्स यदि मैं इस एनर्जी को, यदि हमारे पास ऐसे सिस्टम अवेलेबल हैं, एंड इफ़ वी कैन कन्वर्ट दैट मच ऑफ एनर्जी वट एवर इज़ कमिंग फ्रॉम सन, 100% यदि मैं कन्वर्ट कर दूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इट इज़ इक्वलेंट टू 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर। इतनी यूनिट एनर्जी बनती है, बना सकते हैं यदि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में 100% उसको कन्वर्ट कर दें। बट अपर सिस्टम्स आर नॉट वेरी इफिशिएंट। ऑल्सो जब सूरज निकलता है, सनराइज से लेके सनसेट तक, द इंटेंसिटी ऑफ सन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। तो आप ऑन एन एवरेज ऑन डेली बेसिस यू कैन से पर मीटर स्क्वायर में 4 to 7 किलोवाट ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी इफ़ वी हैव सच टाइप ऑफ सिस्टम अवेलेबल। ओके, वेरी गुड। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सन से जो एनर्जी आ रही है, वेदर इट इज़ अ एनर्जी और नॉट। वैसे आपको मालूम है इट इज़ एनर्जी, बट स्टिल लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। एक फ्लास्क लो, उसमें पानी भर लो और उसको वाइट कपड़े से या किसी वाइट चीज़ से उसको लिपेट दो। सिमिलरली एक अनदर फ्लास्क लो, उसमें पानी भरा हो, उसको एक ब्लैक पीस से ढक दो और इसको सन की जो लाइट है उसके सामने रखा रहने दो, एंड लेट इट कीप इट फॉर से फ्यू आवर्स। उसके बाद क्या करो, पुट अ थर्मामीटर, इसमें थर्मामीटर डालो और इसमें थर्मामीटर डालो। नाउ इफ़ आई आस्क यू किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो यू विल फाइंड जो वाइट है उसका टेम्परेचर कम होगा, एंड जिसको अपने ब्लैक चीज़ से ढका है उसमें जो पानी का जो टेम्परेचर होगा इट इज़ मोर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि वाइट वाला जो है वो इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट, वेयर एज ब्लैक क्या करता है, इट ऑब्जर्व लाइट या एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। कहने का मतलब इससे एक हमको नई चीज़ मालूम चली, मीन्स मैं ऐसी कोई मशीन बनाऊं जो सन की एनर्जी को जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेगी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देगी। तो इस प्रिंसिपल को साइंटिस्ट ने या इंजीनियर्स ने इसको यूज़ किया, एंड दे इन्वेंटेड फ्यू थिंग्स, राइट। ओके, एंड क्या इन्वेंट किया, दे ऑब्जर्व, दे क्रिएटेड अ सोलर कुकर। सोलर कुकर मीन्स वो कुकर, वो खाना बनाने की मशीन या वो बॉक्स जिससे आप खाना बना सकते हैं सोलर एनर्जी से डायरेक्टली। आपने चावल रखे, पानी डाला, इस बॉक्स को बंद किया, दिस इज़ अ मिरर, दिस इज़ अ ट्रांसपेरेंट मिरर, सो दैट सन की जो रेज हैं डायरेक्टली अंदर आ रही हैं। और अंदर आने के बाद बॉक्स कैसा है, अंदर से बिल्कुल ब्लैक बॉक्स है। तो एनर्जी क्या होगी, इस बॉक्स को जब मैं बंद कर दूंगा मिरर को, तो इस बॉक्स के अंदर टेम्परेचर राइज करता जाएगा, एंड टेम्परेचर विल राइज सो मच कि जो हमारा अंदर राइस है वो क्या हो जाएगा, बॉयल होने लगेगा वाटर, और राइस हमारे कुक हो जाएंगे। सो दैट इज़ वाई सच सिस्टम्स आर कॉल्ड सोलर कुकर। ऐसा नहीं है इसमें हर चीज़ पक जाएगी, बस टू सम एक्सटेंट मोस्ट ऑफ द थिंग्स जिसको भी आप उबाल सकते हो, जैसे आलू हुआ, राइट, उसको उबाल सकते हो, एग्स हुए, उनको भी उबाल सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू हीट वाटर, और वाटर में कुछ भी डालोगे उस चीज़ को इट कैन बॉयल कर देगी या कुक कर देगी। सो सच सिस्टम्स आर कॉल्ड सोलर कुकर। पहले बीच में बहुत चलते थे, आज की डेट में उतने नहीं चलते हैं, बट इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ वेरी वेरी रिमोट एरिया देन कुछ लोग अभी भी इसको यूज़ करते हैं। द अनदर थिंग विच इज़ यूज मोस्टली सेम प्रिंसिपल पे आर कॉल्ड सोलर वाटर हीटर। आप देखेंगे बहुत सी बिल्डिंग के ऊपर ऐसे सोलर हीटर, वाटर हीटर लगे रहते हैं। इसके अंदर भी कुछ नहीं है, इट इज़ ब्लैक इन कलर, और इसके अंदर यहाँ बहुत सारी कॉपर की ट्यूब्स होती हैं, और ऊपर से क्या लगा हुआ है, एक मिरर जैसे ये कांच लगा हुआ है, सो दैट वट एवर एनर्जी इज एंटरिंग, एक बार अंदर चली गई तो ब्लैक ने उसको ऑब्जर्व किया, कॉपर ट्यूब को गर्म किया, बिकॉज कॉपर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और ये ऊपर जो टैंक लगा है इसमें पानी भरा रहता है, तो इसमें क्या होता है, ठंडा पानी आता है, वो गर्म होता है, गर्म पानी जो है जाता रहता है नीचे। तो मीन्स इफ़ यू वांट टू डू टेक अ शॉवर यू कैन यूज़, तो दैट मीन्स जब दिन में जब सनलाइट इस पर पड़ेगी, लॉट ऑफ एनर्जी इज़ कमिंग, एंड दैट एनर्जी इज़ ऑब्जर्व्ड बाय दी सोलर पैनल्स, एज अ रिजल्ट यू गेट हॉट वाटर, और ये इसको बोलते हैं गीज़र, सोलर वाटर हीटर या सोलर वाटर गीज़र, क्योंकि इट इज़ हीटिंग द वाटर। प्रिंसिपल क्या है, ब्लैक बॉडी ऑब्जर्व्स मोर हीट कंपेयर टू वाइट बॉडी विच रिफ्लेक्ट मोर हीट। इसलिए आप देखेंगे जब गर्मी होती है तो हम ज़्यादातर क्या पहनते हैं, वाइट कपड़े,
काले कपड़े नहीं पहनते हैं, सो दैट मैक्सिमम लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, हीट रिफ्लेक्ट हो जाए, इससे आप कूल रहें। इस टाइप के सिस्टम्स के ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं। दीज आर यूजफुल ओनली एट सर्टेन टाइम ऑफ द डे, जब बहुत तेज़ धूप होगी एकदम पीक नून टाइम में, तब तो ये सिस्टम बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं, या उन एरिया में जहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट रहती है, स्पेशली लाइक डेजर्ट एरिया में, वहाँ तो बहुत बढ़िया है। बट इफ़ यू आर लिविंग इन अ माउंटेन एरिया और एरिया विच इज़ वेयर द सनलाइट इज़ नॉट वेरी मतलब ड्यूरेशन इज़ वेरी लेस, सनराइज टू सनसेट के बीच में, देन शाइनिंग टाइम कम है, तो दे आर नॉट वेरी एफिशिएंट। Is there any other way we can convert this or we can utilize this energy? Yes, the another way is called by putting solar panels on the roof, जहाँ पे हम सन की एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं विद द सपोर्ट ऑफ सोलर पैनल, जिसके अंदर सोलर सेल होते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, सीधी सीधी सनलाइट आई, ये सोलर सेल्स क्या कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करते हैं, एंड यू यूटिलाइज दैट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अपने घर के डे टू डे वर्क के लिए, जो भी कुछ आपको करना है। अब यदि सोलर पैनल को देखेंगे, एक पैनल जो होता है उसके अंदर सबसे ऊपर एक ग्लास होता है, एक फ्रेम में एक ग्लास लगा रहता है, ग्लास के अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं, बट इन टोटलिटी में ऐसे समझे एक पैनल जिसके अंदर टॉप में प्रोटेक्शन के लिए ग्लास, उसके अंदर बहुत सारे सोलर सेल्स लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, बहुत सारे ऐसे सो मैनी सोलर सेल्स होते हैं। और फिर नीचे एक और शीट होती है, प्रोटेक्शन शीट, उसके बाद बैक शीट और पीछे जंक्शन बॉक्स, जिसमें मीन्स ये जो सोलर सेल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और उनका कनेक्शन इस वायर के थ्रू यहाँ कनेक्टेड होता है, सो दैट इससे जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो बाहर आ जाती है। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ सोलर पैनल। यदि किसी सोलर सेल को देखें, एक इंडिविजुअल सेल को देखें, तो वो एक्स्ट्रा छोटा सा होता है। ये ना एक स्पेशल टाइप के मटेरियल से बना होता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। क्या होता है? क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। सिलिकॉन के क्रिस्टल्स, ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। इनकी खासियत क्या होती है? जब सनलाइट आती है, सन के रेडिएशन आते हैं, इसमें सन के जो रेडिएशन आते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, मे बी आप अगली क्लास में पढ़ोगे। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीन्स ऐसे समझ लो इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, और ये जो एनर्जी आती है, ये जो सिलिकॉन जो यहाँ पे क्रिस्टल्स पड़े होते हैं उनमें आती है, तेज़ी से आके वो क्रिस्टल्स को हिट करती है। और क्रिस्टल्स क्या है? कोई भी चीज़ किससे बनी होती है? एटम से। एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस और फिर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, और वो आके क्या करती है, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को जाके हिट करती है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, राइट, और उनमें एनर्जी आती है। और जब एनर्जी उनमें बार बार हिट कर रही होती है, ये एनर्जी क्या है? ये एनर्जी, वो एनर्जी किसको मिलती है? इसके इलेक्ट्रॉन्स को। किसके इलेक्ट्रॉन को? सिलिकॉन के चारों तरफ, एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जब उनको एनर्जी मिली तो वो क्या हुए? उछल कूद करने लगे। बोलते हैं ना, ज़्यादा एनर्जी आ गई है, ज़्यादा एनर्जी आ गई है, शांत बैठो, नहीं सारी एनर्जी निकाल दूंगा। बोलते हैं ना कभी कभी बहुत बच्चे, राइट। द सेम थिंग हैपनिंग हियर कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिली तो कूदने फुदकने लगे। जब कूदने फुदकने लगे तो इधर उधर भागे, एंड जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागते हैं तो हमने उनको एक रास्ता दे दिया। रास्ता कैसे दिया? वी पुट अ वायर, उस वायर से बल्ब के थ्रू उनको घुमा दिया, एंड द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको? करंट। दैट मीन्स नाउ द करंट स्टार्टेड मूविंग। और जब इलेक्ट्रॉन थक जाते हैं वापस आके अंदर यहीं आ जाते हैं। सो इन अ क्लोज लूप, सन से एनर्जी आई, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को मिली, जो इलेक्ट्रॉन घूमे, जिनको एनर्जी मिली, एनर्जाइज्ड हुए, उन एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन को हमने एक चैनल दे दिया, मीन्स थ्रू वायर, एंड वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और अल्टीमेटली वी हैव अ क्लोज सर्किट, वी आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी मतलब सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। एंड क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मटेरियल का एक और नाम भी होता है, वी कॉल दैम फोटोवोल्टिक मटेरियल। मीन्स वो मटेरियल जो कि वोल्टिक मीन्स वोल्टेज जनरेट करता है ड्यू टू फोटोन्स। फोटो मीन्स फोटोन्स, जो फोटोन्स की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जनरेट करता है, सच टाइप का मटेरियल इसको फोटोवोल्टिक मटेरियल। पर व्हाट इज़ फोटोन? फोटोन क्या होता है? जो सनलाइट आ रही होती है, इट इज़ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वेव के अंदर बेसिकली आप मान के चलो ऐसे जैसे ये बॉल्स दिख रही हैं, तो ऐसे बॉल्स होती हैं, बंडल्स ऑफ एनर्जी, और वो बंडल्स ऑफ एनर्जी इसको क्या बोलते हैं? फोटोन। दैट इज़ वाई दिस मटेरियल इज़ कॉल्ड फोटोवोल्टिक मटेरियल। मीन्स जो फोटोन्स की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करे, उस मटेरियल को फोटोवोल्टिक मटेरियल बोलते हैं। ये आप अगली क्लास में पढ़ोगे। क्लियर? ओके। अब इस जो सनलाइट से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है,
यदि आप किसी एक सोलर सेल में देखेंगे तो टिपिकली अ सेल डेवलप्स अ वोल्टेज ऑफ 0.5 से 1 वोल्ट जनरेट करता है, मतलब बहुत कम। कैन प्रोड्यूस अप टू 0.7 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एक्सपोज टू सन, मीन्स सन को यदि आप एक्सपोज करोगे तो पूरे दिन भर में 0.7 वाट जनरेट करेगा, एंड अप्रॉक्सीमेटली 0.5 से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा, पावर उतनी जनरेट करेगा। ओके इसके अंदर एक खासियत क्या है, सबसे अच्छी बात यह कोई मूविंग पार्ट नहीं है, ये स्टेशनरी रखा हुआ है। रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस की कुछ खास ज़रूरत नहीं होती, ओनली रिक्वायर मेंटेनेंस क्या, कभी कोई बंदर ने तार तोड़ी तो वायर को रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक करना पड़ता है, या जो सरफेस है टॉप सरफेस को उसको रेगुलर टाइम टू टाइम क्लीन करना होता है क्योंकि डस्ट जम जाती है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द सोलर पैनल। वर्क क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री विदाउट द यूज़ ऑफ एनी फोकसिंग डिवाइस, कोई स्पेशल फोकसिंग डिवाइस नहीं चाहिए आपको जिससे कि इसकी इफ़िशियंसी इंप्रूव करना है, कुछ करना है, सेटिस्फैक्शन चुपचाप चलता रहता है। कैन बी सेटअप इन रिमोट एरिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिटी में ही लग सकते हैं, रिमोट एरिया में ज़्यादा अच्छे चलते हैं। क्यों? क्योंकि सनलाइट इज़ वेरी वेरी हाई, इंटेंसिटी इज़ हाई कंपेयर टू सिटी, वहाँ तो काफ़ी पॉल्यूशन होता है। इसका यदि यूसेज देखेंगे घरों के अलावा सेटेलाइट में भी ना, आप स्पेस में जाएंगे सेटेलाइट्स, उनमें ऐसे विंग्स होते हैं, उन विंग्स में क्या लगा हुआ है, दीज आर सोलर सेल्स, और ये सोलर पैनल्स हैं, क्योंकि हमको सेटेलाइट को चलाने के लिए वी रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम व्हाट, वी आर गेटिंग फ्रॉम सोलर, सन से मिल रही है, तो दैट इज़ वाई यूज सोलर पैनल्स। बड़े से बड़े इक्विपमेंट में भी लगा सकते हैं और छोटे से छोटे डिवाइस में भी। व्हाट इज़ दिस, अ कैलकुलेटर जो आप घर में यूज़ करते हैं। आप देखते होगे ये ब्लैक पोर्शन है, ये वाला जो ब्लैक पोर्शन टॉप में दिख रहा है, दीज आर सोलर सेल्स। अब ध्यान से इसको देखोगे तो जैसे इसमें लाइन दिख रही है ऐसे छोटे छोटे सेल्स दिखेंगे इसके अंदर 5-6, एंड दे आर सफिशिएंट, एंड ये तो इतने इफेक्टिव होते हैं कि आपके घर में जो ट्यूबलाइट है या बल्ब की लाइट में भी ये इफेक्टिवली कैलकुलेटर को चलाने के लिए सफिशिएंट वोल्टेज या पावर जनरेट करते हैं, राइट। बट इन टोटलिटी आप देखेंगे कि डोमेस्टिक यूज़ ऑफ सोलर सेल हाउएवर लिमिटेड ड्यू टू इज हाई कॉस्ट, द इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई। गवर्नमेंट आज की डेट में इसमें बहुत सारी रिबेट देती है, मींस इफ़ यू पुट सोलर पैनल्स ऑन योर हाउस द गवर्नमेंट विल गिव यू सम मनी, रिबेट देती है, सो दैट एनकरेज करती है लोगों को कि आप इसको यूज़ करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें कोई भी पॉल्यूशन आप जनरेट नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स में क्या था, हम धुआं जनरेट कर रहे हैं, लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉक्स, नॉक्स जनरेट कर रहे हैं, वी आर पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। इसमें कोई एनवायरनमेंट भी पोल्यूट नहीं हो रहा, और हमारे घर में 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है, राइट। जब तक सनलाइट है तब तक तो है ही है, और जो एक्स्ट्रा जनरेट हुई वी कैन स्टोर इन बैटरीज एंड वी कैन यूज़ इन नाइट, इन्वर्टर लगा के कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ, और क्या बोलते हैं, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। नाउ लेट्स कम टू द अनदर वन, द अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम सी। सी से एनर्जी हम कैसे लेते हैं? सी से 3 तरीके से एनर्जी ली जा सकती है, जनरेट की जा सकती है, क्योंकि सी के अंदर बहुत पावर होती है, बहुत एनर्जी होती है, इस बोलते हैं ना सी बहुत पावरफुल होता है। तो 3 तरह की एनर्जी होती है, वन इज़ कॉल्ड टाइडल एनर्जी, अनदर इज़ कॉल्ड वेव एनर्जी, एंड थर्ड इज़ कॉल्ड ओशियन थर्मल एनर्जी। अब ये तीनों चीज़ क्या क्या होती है? टाइडल मीन्स क्या होते हैं, ज्वार भाटा, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। वेव मीन्स वेवीनेस इन वाटर, देखें ना तरंगें होती हैं सी में, वेव्स आती रहती हैं ऊपर छोटी नीचे। एंड ओशियन थर्मल मीन्स, ओशियन तो मीन्स सी को ही बोलते हैं, थर्मल मीन्स हीट एनर्जी। तो ओशियन के अंदर भी उसमें गर्मी होती है, वो कहाँ होती है उसके बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, द टाइडल एनर्जी। अब टाइडल एनर्जी में क्या होता है, सी का वाटर का लेवल ऊपर नीचे होता है। जब टाइड्स आती हैं, राइज टाइड राइजिंग होता है तो सी का लेवल बढ़ जाता है, और फिर सी का लेवल घटता है। दैट मीन्स सी का लेवल जब अप एंड डाउन हो रहा होता है, और क्यों हो रहा होता है, स्पेशली जो मून है उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो ना, अर्थ घूम रही होती है और मून उसके चारों घूम रहा है, तो इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड बोले या ग्रेविटेशनल फील्ड, उसकी वजह से क्या होता है, मून सन इनके जो पानी के अर्थ के वाटर को खींचता है अपने ऊपर, तो पानी क्या ऊपर उठता है, और फिर मून दूसरी तरफ चला जाता है तो ये डाउन हो जाता है। दैट मीन्स द राइज एंड फॉल ऑफ सन होता है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाई एंड लो टाइड्स। हम बोलते हैं ना सम सी में हाई टाइड आ गई, लो टाइड आ गया, मीन्स हाई टाइड मीन्स पानी का लेवल बढ़ गया, लो टाइड मीन्स पानी का लेवल कम हो गया। और जब पानी का लेवल कम या ज़्यादा होता है, द डिफरेंस इन सी लेवल गिव अस टाइडल एनर्जी। अब हमने उसमें ना देखो इस टाइप की एक मशीन लगा दी, ये क्या है, पेंडुलम की तरह, ये बोट्स हैं, है ना, ड्रम टाइप के। जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो ये क्या होंगे, ऊपर होंगे,
पानी का लेवल कम होगा तो क्या होगा, नीचे। तो दिन भर में ऊपर नीचे होते हैं। जब ये ऊपर नीचे होते हैं तो इसमें साइकिल के पैडल की तरह ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसमें अंदर मशीन ऐसी लगाई है, वो उसको रोटेट करती है एंड इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस इज़ द वे वी आर यूजिंग टाइडल एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सेम वे में वेव्स होती हैं। वेव्स में भी ऐसे क्या होता है, पानी जो है ऊपर नीचे होता रहता है। ऊपर में भी वेव्स चलती हैं और पानी समुद्र के अंदर भी वेव्स चलती रहती हैं, क्योंकि इस पानी क्या है, समुद्र का पानी भी चलता रहता है इधर नदी की तरह, स्टेशनरी नहीं होता है। तो इन वेव्स में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी है। हवा में जैसे एनर्जी होती है ऐसी इन वेव्स में होती है। सो द काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय ह्यूज वेव्स नियर द सी शोर कैन बी ट्रैप्ड इन अ सिमिलर मैनर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमने टाइडल वेव्स की एनर्जी को यूज़ किया, वेव्स को यूज़ किया कि अप एंड डाउन को, उसी तरीके से ये जो वेव्स होते हैं सी शोर के किनारे यूज़ करते हैं। अब इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती हैं। आप नीचे जो है ऐसे करके फ़ैन लगा सकते हैं, जैसे हवा में लगाते हैं हम विंड मिल्स, तो पानी के अंदर भी लगा सकते हैं। ये रोटेट करेगी, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, पीछे टरबाइन लगा हुआ है। आप इस टाइप की चीज़ें भी लगा सकते हैं डिज़ाइन। इसमें क्या होता है कि वेव्स चलती हैं तो ये ऊपर नीचे होता है, उससे भी होता है। कुछ आप ऐसे फ्लोटिंग टाइप के लगा देते हैं कि मीन्स टाइडल एनर्जी में जो ऊपर नीचे होंगे उससे भी एनर्जी बनेगी, और नीचे वेव्स चल रही हैं उससे घूमेगा तो भी एनर्जी बनेगी। इस टाइप के फ़ैन भी लगा सकते हैं छोटे, जैसे फ़ैन लगा दिए, इसमें से पानी चलेगा बाहर आएगा तो इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल टू यूज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वेव्स। तो इससे हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, अल्टीमेटली वी आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। द वेव्स आर जनरेटेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग ओवर द सी। और वेव्स क्यों जनरेट होती हैं, दो कारण। एक तो विंड की वजह से होती है, हवा जो चलती है। दूसरा तो जी सी शोर के यहाँ पे यदि कोई रिवर आ रही है नीचे पास में, तो उसकी वजह से भी पानी चलता रहता है। थर्ड एक और भी कारण होता है कि ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, आर्टिक में या अंटार्कटिका में द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इज़ वेरी लेस, वेयर एज जो हमारी इक्वेटर है वहाँ टेम्परेचर ऑफ सी वाटर इज़ हाई। तो मीन्स वहाँ टेम्परेचर गर्म पानी ठंडे पानी की तरफ चलता है, वो ऐसे रोटेट करते हैं। यदि आप अर्थ का पूरे का मैप देखेंगे तो यू विल सी द वाटर इज़ मूविंग, एंड दैट वाटर इज मूविंग मीन्स इट इज जनरेटिंग, इट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली वेव एनर्जी। नाउ द थर्ड वन इज कॉल्ड ओशियन थर्मल एनर्जी। तो ओशियन में थर्मल एनर्जी आई कहाँ से, कहाँ से आई, क्यों, ये यहाँ से आई। ध्यान से देखो इस डायग्राम में, सी का जो लेवल है, ये जो पानी दिख रहा है आपको, इधर राइट में भी देख लो, इधर देखो, टॉप में सन की रेस पड़ रही है। दैट मीन्स ऊपर का पानी मेरा गर्म होगा, और पानी भी गर्म होता है तो हमेशा ऊपर ही रहता है। तो जैसे समुद्र बहुत गहरे होते हैं, दैट मीन्स मैं डीप सी में जाऊंगा, द मोर वी गो डाउन यू विल फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज लेस एज कम्पेयर टू द वाटर टेम्परेचर एट सरफेस। दैट मीन्स देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर्स, जो ऊपर वाला पानी और जो नीचे गहराई में जो पानी है उसमें देर इज़ अ डिफरेंस। और ये डिफरेंस कितना डिग्री तक मिल जाता है, अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 केल्विन का डेल्टा का डिफरेंस होता है। कितना डिस्टेंस पे, 2 किलोमीटर में। मीन्स मैं टॉप के सरफेस का जो पानी का टेम्परेचर देखूं और 2 किलोमीटर नीचे पानी देखूं तो उसमें टेम्परेचर डिफरेंस है 20 डिग्री का। दैट मीन्स देर इज़ अ डिफरेंस। उस टेम्परेचर डिफरेंस को मैं यूटिलाइज़ करता हूं। तो हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली। तो हम क्या करते हैं, हम इस टाइप का एक सिस्टम बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं कि द वार्म वाटर जो सरफेस पे होता है इज़ यूज टू बॉयल अ वॉलेटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया। जो ऊपर गर्म पानी होता है उससे हम एक अमोनिया होती है ना, आप पढ़ेंगे NH3 या NH4, अमोनिया जो उसको लिक्विड होता है, उसको ना हल्का सा टेम्परेचर मिल जाए वो वेपर बन जाते हैं उसके। तो देखो अब इस सर्किट में ध्यान से देखो, एक टरबाइन है, टरबाइन को घुमाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, मीन्स स्टीम चाहिए। अब हम स्टीम क्या हो सकती है, वो वाटर की स्टीम हो सकती है या अमोनिया के वेपर्स हो सकते हैं। तो अमोनिया के वेपर बड़ी तेज़ी से बनते हैं, हल्का सा टेम्परेचर देने तो बन जाएंगे वेपर्स। तो हम क्या करते हैं, एक हीट एक्सचेंजर होता है, उसमें हम इस सर्किट में ना अमोनिया चलता है, अमोनिया के वेपर आए, यहाँ पे टरबाइन को घुमाया और उसको ना अमोनिया के वेपर जब इस साइड से निकले उसको हमने तेज़ी से ठंडा किया। ठंडा कैसे किया, नीचे से बिल्कुल 2 किलोमीटर नीचे से पानी को लाया, बिल्कुल ठंडा पानी है 5 डिग्री सेंटीग्रेड में, वहाँ पे पंप लगा रखे हमने। वो पानी यहाँ से आया, ठंडा पानी पंपिंग करके यहाँ लाए, इस हीट एक्सचेंजर में से पास हुआ जिसमें से अमोनिया आ रही है, जो अमोनिया एनर्जी का। तो इसको क्या लिक्विडिफाइड करेगी। जैसे ही लिक्विड होगा, वेपर से लिक्विड बना तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा। कहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा, टरबाइन के नीचे वाले पाइप में। जैसे ही यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा तो हमने क्या किया, ये ऊपर से प्रेशर से हम स्टीम दे रहे हैं, किसकी, अमोनिया की, वो इस टरबाइन को घुमा रही है। वैक्यूम है तो और ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा टरबाइन, टरबाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी।
और ये जो ठंडा लिक्विड है यहाँ पे हमने फिर एक पंप लगाया हुआ है, वो इस लिक्विड को यहाँ पे वापस ला रहा है इस तरफ ऊपर, और जब ये ऊपर ला रहा है तो यहाँ पे हमने एक पंप लगाया हुआ है, गर्म पानी इसमें से होके इधर बाहर निकल रहा है। जब इधर बाहर निकल रहा है, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर कितना ऊपर वाले पानी का 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वो क्या करता है, इज सफिशिएंट टू वेपराइज द अमोनिया लिक्विड, फिर वो वेपर बन जाएगा, फिर वो वेपर, दैट मीन्स दिस साइकिल कंटिन्यूस, एज अ रिजल्ट वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, वेरी गुड। ओके, नाउ कम्स टू द सेकेंड लास्ट form of energy called geothermal energy. Thermal again is heat, is the energy, जिससे एनर्जी मिले, हीट से जो एनर्जी मिले। जियो मीन्स अर्थ, अर्थ के अंदर भी बहुत एनर्जी होती है। यदि आप अर्थ का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो अर्थ का जो सेंटर है, जो मेंटल है, इट्स रेड हॉट, इट्स वेरी वेरी हॉट, राइट, मे बी 20,000 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे जैसे हम सेंटर्स के, अर्थ के सेंटर से बाहर आते जाते हैं तो अर्थ का टेम्परेचर ड्रॉप होता जाता है। मीन्स यहाँ से जाते हैं, जो डार्क कलर दिखा रहा है इट इज़ ड्रॉप इन टेम्परेचर। दैट मीन्स अर्थ के सरफेस पर तो हम आराम से खड़े होते हैं, द टेम्परेचर इज़, बहुत जगह तो आइस भी जमी हुई है, पर द इनसाइड ऑफ द अर्थ इज़ वेरी वेरी हॉट। तो हम इसी एनर्जी को यूज़ जब करते हैं तो उसको बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी। ये थर्मल एनर्जी है, हीट एनर्जी, इसका यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट स्टीम। और स्टीम से फिर क्या जनरेट करते हैं, वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का होता है। तो हम क्या करते हैं, दो पाइप्स को ड्रिल करते हैं ग्राउंड में। एक पाइप से पहले हम ना वाटर को इंजेक्ट करते हैं मीन्स पंप के प्रेशर से नीचे डालते हैं, इतना नीचे तक ले जाते हैं जहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड एज अ रिज़ल्ट वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। जो वो वाटर बॉयल करता है उससे क्या होता है, हॉट वाटर को ऊपर लाते हैं कंट्रोल्ड वे में। और जो हॉट वाटर आता है सडनली जब ऊपर आता है तो उससे हम एक सेपरेटर में लाते हैं, जहाँ पे स्टीम तो हमारी अलग हो जाती है और हमारा जो लिक्विड पार्ट है वो एक तरफ रहता है। तो जो लिक्विड पार्ट है उसको तो हम दोबारा अगेन इंजेक्ट करते हैं और इस टाइप से रोटेट करते रहते हैं। वेयरएज जो स्टीम बनी उस स्टीम को हम कहाँ ले जाते हैं, टरबाइन में। और यू नो वेरी वेल, टरबाइन में एक बार हमको स्टीम मिल गई, स्टीम में एनर्जी है, वो एनर्जी से क्या होता है, टरबाइन रोटेट होता है, टरबाइन के साथ जनरेटर जोड़ा होता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, राइट। और हमारा जनरेटर रोटेट करेगा, जितना ज़्यादा रोटेट करेगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जब इसने स्टीम ने अपनी एनर्जी दे दी, ताकत दे दी, तो क्या हुई, वो थोड़ी ठंडी हुई। जो ठंडी हुई तो लिक्विडिफाइड हुई, तो वो कहाँ जाती है, कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या है, पानी आ रहा होता है एक तरफ से ठंडा पानी, और दूसरी तरफ से गर्म पानी बाहर निकल रहा होता है। क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि जो भी स्टीम आ रही है उसको हम कंडेंस करते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने से बेनिफिट क्या होता है, जैसे हम इस पाइप में, इस पोर्शन में, टरबाइन के इस पोर्शन में जब उसको ठंडा करेंगे तो स्टीम का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, पानी का वॉल्यूम बहुत कम है, तो यहाँ क्या क्रिएट होता है, वी क्रिएट वैक्यूम। वैक्यूम होने की वजह से ये स्टीम और तेज़ी से आती है और टरबाइन और तेज़ी से घूमता है। वेयरएज हम पानी यहाँ कंटिन्यूस इंजेक्ट करते जा रहे हैं, स्टीम जनरेट हो रही है, एज अ रिजल्ट वी आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी या पावर प्लांट्स। ऐसे पावर प्लांट दुनिया में बहुत कम जगह पे हैं, वहीं पर हैं जहाँ पर आपने देखा हो गीज़र्स वगैरह होते हैं, नेचुरल गीज़र्स। नेचुरल गीज़र्स मीन्स जहाँ से अर्थ के बॉटम में से गर्म गर्म पानी बाहर आता रहता है, वहीं पर ऐसे प्लांट्स लगाए जाते हैं। और इसमें लगाने में थोड़ा सा रिस्क भी रहता है, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड। तो ऐसे आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड तो फ्यू कंट्रीज़ ही हैं, जैसे न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड स्टेट है, वहाँ पे आपने जियोथर्मल पावर प्लांट्स लगे हैं जहाँ पे सरफेस का टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी नियर टू ज़ीरो, और वहाँ पे या तो ठंडे एरिया, बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है, वेयर द इनसाइड ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट, एंड दे आर यूटिलाइजिंग दैट एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज़ अ कंटिन्यूस सोर्स। ये इसका अच्छा पार्ट है, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार प्लांट लग गया सो कंटिन्यूसली यू आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, वेरी गुड। द अनदर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी, विच इज़ द लेटेस्ट वन। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपने नाम सुना होगा, राइट, पूरी दुनिया में है। दो तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वेयर वी यूज़ द न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ द एटम। एक एटम को आपको याद है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, राइट। तो दो एटम्स को यदि मैं जब एक बड़े एटम को जब मैं दो पीस में तोड़ता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। उस रिएक्शन को बोलते हैं कि मैंने बड़े एटम को तोड़ के दो पीसेस में कर दिया। एक दूसरे टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जहाँ पे दो एटम्स को मैं जोड़ता हूँ, फ्यूज़ करता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। दो छोटे एटम्स को जोड़ दिया।
एटम का टूटना या एटम का दो एटम्स का जुड़ना, दोनों केस में द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। कैसे? ऐसे होता है। ये हमारा एक जो है बड़ा न्यूक्लियस हुआ, राइट, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। इसमें हमने बाहर से एक न्यूट्रॉन से इसको हिट किया। जैसे ही हमने इसको हिट किया तो ये टूटना शुरू हुआ और ये टूट के दो अलग अलग न्यूक्लियस में बन गया। एंड ऐसे बहुत सारे जो बड़े जो न्यूक्लियस होते हैं लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये होते हैं न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज़ किए जाते हैं। इनको तोड़ा जाता है, किससे? न्यूट्रॉन उस पर स्प्रे किए जाते हैं, हिट किए जाते हैं। वो हिट करते हैं तो ये दो पीसेस में जब टूटते हैं तो इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ एनर्जी एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। मीन्स यूरेनियम टूट के कुछ और एटम बन गया किसी और चीज़ का, और जब ये रिएक्शन हो रहा होता है और जब हम न्यूट्रॉन की स्प्रे कर रहे होते हैं तो वो इस पर भी गिरता है, एनर्जी प्रोड्यूस हुई। फिर ये जो बहुत सारे जो एटम्स बने उससे छोटे मॉलिक्यूल्स बने, नॉट मॉलिक्यूल्स, एटम्स बने जिनका न्यूक्लियस छोटा है अब इस यूरेनियम प्लूटोनियम से, तो वो क्या करेगा, इसको फिर फर्दर क्या करता है, ब्रेक करता है। एंड देन ये फिर ब्रेक होते हैं और छोटे रिएक्शन और एटम्स बनते हैं। तो एज अ रिजल्ट एक बड़े एटम से हमने छोटा एटम बनाया, उससे छोटा एटम बनाया, सच टाइप अ चेन रिएक्शन स्टार्टेड। एक बार आपने हिट किया और आपको मालूम ही है एक छोटे से पीस के अंदर n नंबर ऑफ बिलियंस एंड मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। तो आपने एक को हिट किया तो चेन रिएक्शन स्टार्ट, दैट मीन्स नाउ रिएक्शन इज हैपनिंग। एक बड़ी चीज़ टूट के छोटी और छोटी और छोटी और छोटी और छोटी होती जा रही है, राइट, टिल कि इतनी छोटी हो जाए कि अब उससे छोटा न्यूक्लियस से कुछ नहीं हो सकता है। और एक दिन में नहीं होता है, इट टेक्स टाइम, बट इट जनरेट लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। एंड द सच अ रिएक्शन आर कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर है? इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इट इज़ एनॉर्मस। वो एनर्जी निकाल सकते हैं बिकॉज यहाँ कर रहे हैं मास को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, एनर्जी को। तो फार्मूला वही आइंस्टीन का फार्मूला होता है, E = mc²। इतनी एनर्जी जनरेट होती है। और यदि आप देखें तो ये न्यूक्लियर, आपने बम सुना होगा, न्यूक्लियर बम में क्या होता है, द सेम टाइप ऑफ थिंग एग्जैक्टली। जब आपने गिराया बम तो उससे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस, सब कुछ ख़त्म हो गया आसपास का। पर न्यूक्लियर एनर्जी के जो आपने बम सुने होंगे उसमें फ्यूजन रिएक्शन नहीं होता। उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, फ्यूज़न। फ्यूज़न मीन्स दो एलिमेंट्स जुड़ते हैं। फिर तो दो तरह के बम हो सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो एक तरह का बम होता है हाइड्रोजन बम, जहाँ दो हाइड्रोजन के एटम मिलके क्या बनाते हैं, हीलियम। And when this happens, lot of heat is generated and such a bomb is called हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम का नाम सुना होगा आपने कि हाइड्रोजन बम गिराया था कहीं पर। तो जब न्यूक्लियर फ्यूजन जो यदि बम इस कॉन्सेप्ट में बना हो कि बड़ा न्यूक्लियस छोटे में होगा, उसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस, पर एक टाइम के बाद जाके वो रुक जाएगा। वेयर एज न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो वो एक एटम, छोटा एटम जुड़ेगा, बड़ा एटम और बड़े एटम मिलकर और बड़े में, तो इट इज़ वेरी डेंजरस। इसको कंट्रोल करना इज़ लिटरली इम्पॉसिबल। सो हाइड्रोजन बम इज़ वेरी वेरी डेंजरस। यदि न्यूक्लियर प्लांट को देखेंगे वो आपको कुछ देखने में ऐसे लगते हैं, उसमें भी बड़े बड़े ये क्या होते हैं, ये कूलिंग टावर है जो पानी को ठंडा कर रहे होते हैं। इसके अंदर भी टर्बाइंस होते हैं। अब इसको चलो समझ लेते हैं तब आपको क्लियर होगा। सो वी हैव अ, ये जो इस टाइप का डोम टाइप का पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर रिएक्टर। इसमें आप देखोगे तो ये है एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, देखो तीन दिख रहे हैं ना आपको, 1 2 3, ये 3 है। तो ये डोम टाइप के। अब ये डोम टाइप के इसलिए होते हैं क्योंकि इसको बनाने की इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, इसलिए ये इस टाइप के होते हैं। पहला, इसके अंदर जो है हमारा ये कोर होता है जिसके अंदर हमारे न्यूक्लियर, यूरेनियम, प्लूटोनियम है ना, उस टाइप के मटेरियल यहाँ रखा है, रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं जिनसे रेडिएशंस निकलते हैं। उसी पे हम क्या करते हैं कि, और इसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड्स होती हैं। ये आप बड़ी क्लास में जब पढ़ोगे न्यूक्लियर रिएक्शन तब आपको क्लियर होगा। तो ऐसे समझो इसके अंदर वो रिएक्शन हुआ, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो इसको हम ठंडा करने के लिए करते हैं पानी, लॉट ऑफ वाटर हम लोग उसमें पंप करते हैं। वो पानी गर्म होता है क्योंकि रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर। मान के चलो इस बॉक्स के अंदर जो कोर है इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, सो लॉट ऑफ एनर्जी इज़ प्रोड्यूस। वो एनर्जी को ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं, पानी यूज़ कर रहे हैं। वो पानी गर्म होगा, उसमें एनर्जी आई, उसको हम एक पाइप के थ्रू, हीट एक्सचेंजर बोलते हैं इसको, जहाँ पे हीट ट्रांसफर होती है, तो उससे लेके आते हैं, राइट। उस पानी के चारों तरफ फिर एक दूसरा पानी मूव करते हैं। अब ये इनका पानी की जो क्वालिटी होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर होते हैं। जब आप 11th क्लास में आओगे तब समझ में आएगा कि ये वाला वाटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस वाटर, दिस इज़ द नॉर्मल वाटर विच वी यूज़, राइट, एंड दिस इज़ कॉल्ड हैवी वाटर।
वो आप समझोगे बड़ी क्लास में क्या होता है हैवी वाटर. दिस इज द H2O, सिंपल वाटर, दिस इज द हैवी वाटर. ओके, द ओनली डिफरेंसेस हैं दोनों पानी के ही मॉलिक्यूल, पानी ही है. तो ये गर्म पानी आया, हमने यहाँ से ठंडा पानी भेजा, तो क्या होगा, ये वाला ठंडा पानी भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, क्योंकि इधर से गर्म पानी आ रहा है, ऐसे घूम के वापस जा रहा है, राइट. तो इसने इस पानी की हीट ले ली, ये क्या बन गई, स्टीम. ये इतना गर्म होता है कि ये स्टीम बन जाते हैं. जैसे ये स्टीम बनी, जैसे क्या किया, टरबाइन घुमाया, फिर क्या होता है, कंडेंसर. यू नो द सेम, एग्जैक्टली सेम फिनोमिना जो हमने किसी भी पावर प्लांट में देखा था, राइट. कंडेंसर के अंदर क्या करते हैं, यहाँ वैक्यूम क्रिएट करना होता है, तो जो स्टीम आती है उसको क्या करना है, ठंडा करना है, लिक्विडिफाई करना है, सो दैट वी हैव वैक्यूम. इसको ठंडा कैसे करते हैं, कूलिंग टावर से पानी लाते हैं, ठंडा पानी यहाँ डालते हैं, वो पानी गर्म होता है, फिर कूलिंग टावर में स्प्रे करते हैं, यहाँ से फ़ैन चल रहे होते हैं, इसलिए ये जो दिख रहे हैं स्टीम निकल रही है थोड़ी बहुत, उसकी गर्मी लेके उड़ जाती है. एंड जनरेटर जनरेट होता है, ट्रांसमिशन लाइन इट इज़ यूजिंग टू योर हाउस. यदि हम इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें तो तारापुर इज़ वन ऑफ द फेमस न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, महाराष्ट्र में है ये. अनदर इज़ राणा प्रताप सागर, ये राजस्थान में है, इट्स अगेन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट. कल्पाकम तमिलनाडु के अंदर है, इज़ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट. नरोरा इन उत्तर प्रदेश, कलकत्ती नरोरा बोलते हैं उसको, राइट. इट इज़ ऑल्सो वी हैव अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, इट्स नियर गंगा रिवर. क्यों नियर द रिवर है, बिकॉज वी रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर. इसलिए न्यूक्लियर पावर या तो सी बीच के किनारे होते हैं या किसी बड़ी रिवर के पास होते हैं. राणा प्रताप सागर इज़ अ डैम, उसके पास में है. नरोरा इज़ नियर गंगा. तारापुर इज़ नियर सी, राइट. कल्पाकम अगेन नियर द सी. ककरापार गुजरात, इट्स अगेन नियर द सी. सो दीज आर फ्यू famous nuclear energy power plants. Kaiga is in Karnataka. बट इन टोटलिटी दो न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इज़ वेरी इफ़िशियंट वे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बट इज़ वेरी डेंजरस आल्सो. इन केस यदि कुछ यहाँ पे हो गया तो हमारा एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हो सकता है, राइट. इसलिए बहुत ही कंट्रोल वे में करना पड़ता है काम. बट स्टिल वट एवर वी आर जनरेटिंग, इसमें बहुत सारे लोग भी, बहुत सारी प्रॉब्लम, क्योंकि यदि इस पाइप में लीक हुआ तो वो इस स्टीम में आ जाएगा, इस स्टीम में यदि कुछ फ्लोर लीक हुआ तो इस वेपर में न्यूक्लियर रेडिएशंस आ जाएंगे. इस वजह से आसपास के लोग जो है ना बड़े इसको विरोध करते हैं कि दे डू नॉट वांट न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट इन देयर एरिया. आपने बहुत बार सुना भी होगा, बहुत विरोध होता है इनका, क्योंकि कभी भी फट गए. जैसे जापान में फुजिका न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, राइट. एंड कितने सालों तक सी में कितनी सारी फिश मर गई, लोगों ने बहुत विरोध किया था उसका. तो इनको कंट्रोल करना, रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो करना, प्रॉपर मेंटेनेंस करना, इट्स अ डिफ़िकल्ट, इट्स अ कॉस्टली अफेयर, बट इट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. अदरवाइज यदि सब कुछ कंट्रोल में, देर इज़ नो पॉल्यूशन. In India, we produce around 3% of the total electricity generation as of now through nuclear energy. हमारे देश में होती है. So this is the last or alternative source of energy, which is called nuclear energy. So this way we have completed this chapter. If you have any query, feedback or suggestion, please do write to us at milapintegration.com. Please like, share and subscribe so that we can support you in a better way. Thank you very much. Namaste.